अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, जस्ट कंफर्म करना एक बार। हाँ, यस सर। यस सर, ओके, चलो डन। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। ओके, अच्छा, तो बेसिकली कंपनी लॉ या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉरपोरेट लॉ। तो कंपनी लॉ, कॉरपोरेट लॉ का जो बेसिक चल रहा है अभी, हाँ, बेसिक में ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं। बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम लोग करेंटली बात कर रहे थे सर कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग एक्चुअली कितना तरह का कंपनी बना सकते हैं सर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज हम बना सकते हैं, मतलब बिजनेस करना है, कॉरपोरेट वर्ल्ड बिल्ड करना है। जैसे लास्ट वीक डिस्कशन में एक स्पेशल कंपनी के बारे में बात हुआ था, जो हो आई होप आप सबको याद होगा। ऐसे देखो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये तो सबको पता ही है ना, कि कंपनी प्राइवेट होता है, कंपनी पब्लिक होता है ना, गवर्नमेंट कंपनी होता है। लेकिन एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनी जो 2013 कंपनीज एक्ट में स्पेशल करके उनको लाया गया, क्या नाम है कंपनी का? निधि कंपनी। भाई निधि कंपनी नहीं, 1% कंपनी। निधि कंपनी तो था सर, निधि कंपनी था, ठीक है। आज बात करेंगे निधि के बारे में, ठीक है। वो कैपिटल के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे चलता है। सर चैरिटेबल कंपनी सर 2013 तो ही एसছে तो नहीं, उससे पहले भी था चैरिटेबल कंपनी। बिफोर दैट सेक्शन 25 हुआ करता था 1925 के टाइम, मतलब 1956 के एक्ट में, ठीक है। तो अभी करंट जो 2013 एक्ट में इसको सेक्शन 8 बताया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, चैरिटेबल कंपनीज तो बहुत पहले से ही था सर, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी। तो सर कहने का मतलब यही है कि आज आपसे मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ कंपनी का, सेकंड पार्ट बोल सकते हो। इसमें आपको पता ये चल जाएगा, लास्ट वीक जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लूंगा, और साथ में न्यूली आज ये बात कर लेंगे सर कितना तरह का कंपनीज हम लोग कंट्रोल के बेसिस में एंड शेयर कैपिटल के बेसिस पे, ठीक है, कैपिटल के बेसिस में कितना कंपनीज बनाया जा सकता है और कंट्रोल के बेसिस में कितना कंपनी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिटेल्स। ऐसे में ऑलरेडी आपको एमओए और एओए का बेसिक फंडा क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक रूल बुक होता है, बट डिटेल्स में जरूरी है। ऐसे लास्ट वीक मैं सभी को शेयर किया था, देखा आप लोगों ने वो टाटा पावर का, मोस्ट प्रोबेबली टाटा पावर का, है ना, एमओए यस सर। गो थ्रू किया सर। ऐसे ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा कि ये एमओए। इंटरमीडिएट लेवल में पूछता है, फाउंडेशन लेवल में दे जस्ट आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस, बट इंटरमीडिएट लेवल में वहां से आपको थोड़ा लेवल अप सवाल कर सकता है, फाइनल लेवल में कर सकता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर कि आप अगर एमओए एओए को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे होते हैं, अगर उसके साथ अगर आप कनेक्टेड हो जाते हो तो आपको बड़ा सुविधा होता है। आपका खुद का कंपनी बनाने में भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। मुझे पता है सर, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है सर, आप लोगों के बीच में ही है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब काफ़ी अच्छा करते हैं, कोई सक्सेसफुल ऑलरेडी बन चुका है, कोई और सक्सेसफुल बनने वाला है। तो फिर चारों तरफ से, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी जो देश के लिए सबसे ज़रूरी वाला चीज़ें हैं, बिजनेसमैन के हिसाब से, कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है, प्रोफेशनल स्टूडेंट होने के नाते आप लोग तो सर एकदम कमाल करोगे। अच्छा ठीक है, चलो कमाल तो कर ही लेंगे सब कोई, बट पॉइंट में डिस्कशन चालू करते हैं। अच्छा चलो सर, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और आपसे चर्चा भी चालू कर लेते हैं। किधर गया भाई मेरा डिटेल्स? ऐसे आप लोगों के पास, जिनके पास नोट्स नहीं है, क्या मैं कंपनी साइड का बेसिक का नोट शेयर कर चुका हूँ उन लोगों से? अगर बाई चांस मैं किसी को शेयर करना भूल गया, एक बार मेरे को फिर से रिकॉल करके मांग लेना सर, ठीक है, इफ़ बाई चांस मैं भूल गया तो। ओके, तो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा फीचर्स एरिया है, ठीक है। अगर किसी का लास्ट वीक मिस है तो प्लीज़ एक बार लास्ट वीक याद कर लेना, रिवीजन कर लेना। इसमें कंपनीज एक्ट में हम लोग सबसे पहले तो ये देखा था सर कि कंपनी का फीचर्स क्या है, ठीक है, जिसमें आप लोग पूरा लंबा डिस्कशन था सर। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपिचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, जो मतलब जुरिस्डिकल पर्सन होता है, ठीक है। कंपनी अपने मेंबर से डिफरेंट होता है, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, वेल कैन बी लिफ्टेड, डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन में ये चर्चा होगा सर
किस तरह से रजिस्टर किया जाता है आरओसी में, ठीक है। फिर कैसे आपको कंपनी बनाने का सर्टिफिकेशन मिलता है, इजी फाइलिंग के लिए, मतलब कंपनी बनाने के लिए जो रिटर्न मतलब फाइलिंग करना पड़ता है फॉर्मेशंस के लिए, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। एंड जैसे कि क्या शेयर कैपिटल होता है, शेयर्स क्या होता है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है। ओवरऑल एक डिस्कशन हुआ है, बट डेप्थ में डिस्कशन अभी भी बाकी है। ओके ठीक है, चलो सर। ओवरऑल के साथ साथ डेप्थ का भी ज़रूरी है ना सर, नहीं तो क्या होगा, आधा अधूरा जिंदगी। आधा अधूरा किसी भी चीज़ अच्छा नहीं लगता सर। ऐसे बोलते हैं ना सर, एक बड़ा फेमस डायलॉग है, कहते हैं कि एवरेज इज़ द एनिमी, मेक इट लार्ज। ज़्यादातर लोग एवरेज में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, एवरेज सक्सेस, एवरेज रन, एवरेज लाइफ, एवरेज एवरीथिंग। तभी हम लोग क्या बन जाते हैं सर, आम आदमी। हाँ सर, एवरेज में क्या बन जाते हैं, आम आदमी। काम को खास करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना ही होगा। ओके ओके सर, समझ गए। चलो सर आगे बोलो। यस सर, बस आ ही रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो यस, देखो सर, कॉर्पोरेट वेल के बाद हम लोग क्लासेस ऑफ कंपनीज चालू किए थे कि भाई कितना क्लासेस ऑफ कंपनीज या कितना तरह का कंपनी हम लोग बना सकते हैं। और उसमें लाइबिलिटी की बेसिस में आप लोगों को पता चले गया सर कि हम लोग चाहे तो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बना सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज लिमिटेड बाय शेयर्स एक साथ भी बनाया जा सकता है। इसमें नरेंद्र कुमार अग्रवाल एंड सरोज मालू का केस था, केस लॉस भी वाइटल होता है। अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में, है ना, डिस्कस कर चुके हैं। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है आप लोगों को पता है। फिर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेसिस में कंपनी कैसे बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, जिसमें डिस्कशन हुआ था सर ओपीसी पे, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एक अकेला इंसान, ठीक है, ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गाना जानते हो ना सर, द वेरी फेमस सॉन्ग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इट्स बेसिकली पोएम, बाद में उसको लिरिक्स दे के गाना बनाया गया। यस सर, बेसिकली ये पोएम है और इसमें लिरिक्स दे के गाना भी बन गया। सो वेरी फेमस, যদি তোর ডাকশনে কেউ না আসে तबे একলা चलो रे। हाँ सर, इसको हिंदी में भी हिंदीकरण भी किया गया। अमिताभ बच्चन ने इस पे गाना गाया सर। क्या गाना का नाम है हिंदी में, क्या बोलते हैं सर, पता है सर आपको? अमिताभ बच्चन ने इस लिरिक्स पे गाना गाया, बट बंगाली वर्जन नहीं, हिंदी वर्जन। अगर तेरी बुलाव पे कोई ना आए तो चल अकेला रे, ऐसा कुछ है। थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली कि अगर तेरी आवाज़ पे कोई ना आए, हाँ, अगर अगर तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो चल अकेला रे। उसमें बच्चन साहब के साथ अपने बंगाल का फेमस सिंगर है सर नचिकेता, नचिकेता और बच्चन साहब एक साथ ने उस गाना को गाया। बड़ा अच्छा सॉन्ग है, कभी सुने होंगे आप लोग। सुनते हो आप लोग ये सब गाना? सर ये सब कौन सुनता है, हम लोग तो सर हनी सिंह का फैन है। आजकल हनी सिंह चल नहीं रहा है। আমি তো বেঙ্গলিটাই শুনি। तो बंगाली सुनता है, तो टिपिकल बंगाली। यस सर, मैं तो सब सुनता हूँ। मेरे को सबसे अच्छा लगता है उर्दू गाना मतलब बेसिकली जो उर्दू टोन में जो गाना होता है ना, बहुत अच्छा लगता है ओके। कवाली। हाँ कवाली बोलो जो भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे मेरे कान में बहुत अच्छा लगता है। एक मुस्लिम गाना है आपका अल्लाह के ऊपर बेस करके, तो उसमें वो एक लाइन है उसमें मेरे को इतना अच्छा लगता है सुनने में। कई बार मैं सुनता हूँ, आओ मदीने चले, आतिफ असलम के गले में है। ताजदार हाँ हरम। सर, कोक स्टूडियो। हाँ कोक स्टूडियो, ताजदार हरम। कोक स्टूडियो में बड़ा अच्छा लगता है गाना ऐसे हर गाना अच्छा लगता है मुझे। और सुबह सुबह तो कृष्णा भजन चलता ही है मेरे घर पे कृष्णा भजन, शिव भगवान का गाना मस्त है। ओके चलो सर, गाना तो चलेगा। तो 1% कंपनी पे मेरे को याद आ गया कि अगर आपको 1% कंपनी याद करना है तो आपके सामने सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप बस वो रविन्द्रनाथ टैगोर का सॉन्ग याद रखो कि यदि तो डाक्शन है कि वो ना आया से तब एकला चलो, ठीक है। अब अकेला एक कंपनी खड़ा कर सकते हो, किसी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये पर्टिकुलर डिस्कशन इतना खास था, ठीक है। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहते हैं सर कि लोग मोटिवेट हो जाए, एंटरप्रेन्योर बने हमारे देश में। बड़ा बड़ा अभाव है सर एंटरप्रेन्योर का, बड़ा अभाव है, ठीक है। सरकार बहुत दिल से चाहते हैं सर, सिर्फ लॉ पढ़ाने के लिए नहीं, दिल से चाहते हैं
इतना एंटरप्रेन्योर का अभाव है ना हमारे देश में, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब रो रो के सूख गया गला सरकार का। मतलब सरकार चाहते हैं बट अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाए। मतलब देश पुकार रहा है बट कोई आना नहीं चाहता। ओके, ओपीसी के बारे में और क्यों नहीं बताना है सर, बहुत बोल दिए। अच्छा, स्मॉल कंपनी क्या है, टर्नओवर के बेसिस पे, पेड अप कैपिटल के बेसिस पे डिस्कस हो चुका है लास्ट वीक। कंट्रोल के बेसिस में बात करूंगा आज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्या है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी क्या है सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 बताते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी। तो ये होल्डिंग कौन है और सब्सिडियरी कौन है सर, क्या बात कर रहे हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी होल्डिंग सब्सिडियरी। सर ऐसे बोलेंगे चलेगा सर, साउंड बैड बट रिमेंबरिंग पर्पस में बहुत अच्छा लगता है। बाप कंपनी एंड बेटा कंपनी, ओनली फॉर रिमेंबरिंग पर्पस। बाप कंपनी बेटा कंपनी, बाप कौन जो होल्ड करता है, बेटा कौन जो पापा को होल्ड करता है। हाँ सर, बचपन में पापा का हाथ कौन नहीं थामा है, सभी कोई। मेरे को याद है जब मैं बचपन में कोलकाता आता था अपने नेटिव से, खड़गपुर झारग्राम से, तो कोलकाता जब हावड़ा स्टेशन तक ठीक था, बट हावड़ा स्टेशन से निकलने के बाद जो भीड़ होता था ना सर साबवे पे, उस भीड़ पे मेरे को बहुत डर लगता था, और किसी को भी लगेगा, छोटा बच्चा कोई भी डर लगेगा। तो मैं वो साबवे में पापा का उंगली इतना जोर से पकड़ लेता था। और फिर उसके बाद हावड़ा स्टेशन में उस टाइम पे ये बस स्टैंड जाने के लिए ना रोड क्रॉस करना पड़ता था चल के, और सामने बस आ रहा है, पापा उसके बीच से जा रहा है, मैं पकड़ लेता था। तो एक्चुअली क्या करता था, मैं होल्डिंग कर लेता था पापा को। और मैं कौन था पापा का, मैं सब्सिडियरी बन के जाता था जैसे जैसे पापा बोलता था। फिर एक दिन 7th स्टैंडर्ड में पापा बोला आज तुझे अकेला जाना है, मैंने मतलब अकेला नहीं जा सकता, डर लगता है। तो फिर बोलता है नहीं तेरे को बस में चढ़ा दूंगा लेकिन उतर जाना। एक्चुअली हम लोग का ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ना, जो आप लोग को टैक्स क्लास जो लोग करते हैं उन लोगों को बता रहा था। तो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बड़ा बाजार में मेरे को बस में चढ़ा दिया और बोला उतर जाना। मैं तो बाप रे बाप, कोलकाता में ये जो लोग कोलकाता से हैं वो लोग बचपन से ट्रेंड हो जाते हैं, बट हम लोग तो बाहर से हैं, यहाँ तो बस रुकता नहीं है, बोलते उतरो उतरो उतरो, है ना सर। बस रुकता नहीं है, लड़का देखता है तो बोलते उतरो, लड़की लोग भी एडवांस है। तो हम लोग उस टाइम पे गांव का है, हम लोग वहाँ पर गाड़ी चलता है, रुकता है, घर से वो नहा के निकलता है, फिर बस चलता है, इस तरह का। और यहाँ पर बोलते हैं चलते चलते उतर जाओ। चिंता हो गया था, फिर एक स्टॉपेज दूर जाके उतर गया, फिर वापस पीछे आया, याद था। तो इस तरह का, समझ रहे हो सर, होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट, बाप कंपनी बेटा कंपनी। सर ये सब छोड़ो, सामाजिक मैटर में बात मत करो, आप कंपनी वाला एग्जांपल दो। ओके सर, आप ही लोग बताओ सर, जल्दी जल्दी बताओ, होल्डिंग बिग सब्सिडियरी का कुछ बास्केट और एग्जांपल। टाटा। अरे बिग वेरी गुड बास्केट और सर, टाटा प्रोडक्ट। यस बिग बास्केट टाटा, वेरी गुड सर। बिग बास्केट में रिसेंट हुआ, ये पहले नहीं था, बिग बास्केट खुद ही बना था, टाटा डिजिटल ने ले लिया। ये देखो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यस मैंने कुछ खराब लैंग्वेज यूज नहीं किया, 62% शेयर। यस ये देखो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा डिजिटल लिमिटेड, वाह। पेरेंट, हाँ बाप कंपनी, हाँ सिर्फ माता पिता बोलना चाहिए, ठीक है माता पिता कंपनी, और इसका बच्चा बन गया बिग बास्केट। तो काफ़ी होल्डिंग है ऐसे। टाटा का सब्सिडियरी का लिस्ट देखोगे पागल हो जाओगे। टाटा बहुत पुराना कंपनी है। एक याद आया एक टाटा से एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, सर आप लोग लैक्मी के बारे में जानते हो। हाँ सर। यस टाइप्स ऑफ लेडीज क्रीम से। यस, कॉस्मेटिक्स में बड़ा फेमस है लैक्मी के बारे में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, चलो एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा लैक्मी पे। लैक्मी भी टाटा का ही हुआ करता था, ठीक है। लैक्मी इज एन इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड विच इज ओन्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, हैविंग श्रद्धा कपूर, काजल, करीना कपूर, अच्छा ये लोग ऐड मारता है, brand ambassador. It is ranked number 1 among the cosmetic brands in India. Lakme started as a 100% subsidiary of Tata Oil Mills. देखा, पता था किसी को। अरे अरे एयर इंडिया टाटा का था, नो सबको पता नो था। सर। हाँ वेरी स्पेशल पॉइंट था। हाँ लैक्मी टाटा का था सर, टाटा ऑयल मिल्स का, टॉमको नाम पे जाना जाता था, ठीक है। ऐसे टाटा का कंपनी ऐसी टेलको, टिस्को, टॉमको, टाटा टाटा नगर कभी जाओगे ना, वो लोग अभी भी वैसा ही लैंग्वेज यूज करता है, जमशेदपुर, ठीक है, जो टाटा का होम टाउन है, टाटा ने खुद बनाया, ठीक है, झारखंड में आता है। मेरे नेटिव से हार्डली 90 किलोमीटर दूर आता है, तो हम लोग बचपन से थोड़ा तो नहीं बहुत गई थी।
जमशेदपुर जाने का, यस वेरी गुड सर। तो मेरा जमशेदपुर के साथ थोड़ा बहुत जानकारी है, नॉट लाइक कोलकाता बट पहले बचपन में जाता था। तो वहाँ पर ना लोग ऐसे टेलको, टिस्को, टेमको इस तरह से ही बात करता है। तो तब उनको टॉमको बोला जाता था। तो ये टाटा ऑयल मिल का पार्ट था लैक्मी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हो, आप लोग सुन के चौंक जाओगे, स्पेशली कॉन्वेंट वाले। लैक्मी साउंड, इट्स अ फ्रेंच नाम लगता है ना सर। इट वाज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच ऑपेरा लैक्मी which itself is a French form of देवी लक्ष्मी। चौंक गए ना सर? हाँ, सरप्राइज हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। ठीक है, सरप्राइज होने लिए बहुत कुछ है सर, आप लोगों को बहुत कुछ देखना है अभी दुनिया में। ठीक है, फ्रेंच में, फ्रेंच लोग भी लक्ष्मी गॉड को पूजा करते हैं। एक्चुअली हिंदुइज्म बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना, आपको क्या बताऊं, इसीलिए इसको सनातन बोला जाता है। मैं हिंदुइज्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ रे, बस एक हिस्ट्री बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो अपना हिंदू धर्म है, ये इंडिया का जो धर्म है, ऐसे इंडिया में बहुत सारा धर्म बना है। तो ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत पुराना है, इट्स ऑलमोस्ट 5-6-7,000 ईयर्स एगो। कोई कोई तो कहता है कि हो सकता है कि 10,000-15,000 पुराना होगा। तो फ्रांस में भी लक्ष्मी जी का पूजा होता है। तो वो लोग लक्ष्मी नहीं बोल पाता था, सिंपल बात है ना, वो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी बोलता था। तो इसलिए लक्ष्मी इट्स अ फ्रेंच फॉर्म ऑफ देवी लक्ष्मी। ओके, द हिंदू गॉड इज वेल्थ, इज रिनाउंड फॉर हर ब्यूटी। ये तो सबको पता है सर, कि घर में किसी को बहू बनाना है तो क्या बात करते हैं हमारे देश में, हाँ, एकदम लक्ष्मी जैसा बहू हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना सर। अरे ऐसे बोलते हैं ना, कि किसी के घर में, जब किसी के घर में जब बहू लाया जाता है, मतलब बेटा का शादी दिला के, तो क्या बोलते हैं कि बेटी जो है, मतलब बहू जो है लक्ष्मी जैसा होना चाहिए घर में, मतलब खूबसूरती में लक्ष्मी जैसा, धन मान में लक्ष्मी जैसा। हाँ, तो इट्स अ कल्चर। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये लैक्मी प्रोडक्ट भी इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। It was started in 1952 famously because Prime Minister Jawaharlal Nehru was concerned that Indian women were spending precious foreign exchange on beauty products and personally requested JRD Tata to manufacture them in India। मतलब फॉरेन प्रोडक्ट इतना महंगा होता था और लोगों को बहुत, लड़की लोग को सजना धजना बहुत पसंद है। और एक्चुअली लड़का लोग चाहते भी हैं कि लड़की लोग सजे, ये एक कल्चर है सर, पुराना कल्चर है, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल नोटिस दिस काइंड ऑफ कल्चर। तो इंडिया में भी फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत महंगा दाम पे चलता था। तो जवाहरलाल नेहरू अपने पर्सनल इंटरेस्ट में JRD टाटा को बोला, ठीक है, जमशेदजी टाटा को, कि भाई आप इंडिया में क्यों नहीं बनाते। तो जमशेदजी टाटा ने, ठीक है, joined the company as director and become a chairperson. In 1996, Tata sold off their stakes in Lakme Lever Eachwell to 200 crore 1996 में। ओके सर, चलो सर, ऐसे कितना कहानी निकल के आ जाता है पता ही नहीं चलता। कहाँ होल्डिंग सब्सिडरी का बात करने गए थे और निकल के आ गया लक्ष्मी। अरे वाह। तो फिर चलो टाटा का सब्सिडरी बता रहे थे आप लोग, एक कुछ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, बोलो। आप लोग यस बैठे बैठे सोच रहे हो सर, मतलब क्या ढूंढने निकले थे और क्या ढूंढ के आ रहे हैं सब। ये जो टाटा के अंडर पे, मतलब लीज देखो, कंपनी एंटिटीज एसोसिएटेड विद टाटा ग्रुप। ओके, जिसमें एसोसिएट कंपनी क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको, बट यहाँ पर एसोसिएटेड का मतलब होता है कि टाटा के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, इवन टाटा के अंडर पे भी है, मतलब सब्सिडरी होल्डिंग पे है। अबाउट 86% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ टाटा सन्स इज हेल्ड फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट ऑफ टाटा फैमिली एंड सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इसलिए रतन टाटा इंडिया का रिचेस्ट पर्सन नहीं बना, बिकॉज जो टाटा का ओनरशिप है ना सर, वो एक्चुअली इस ट्रस्ट के नाम पे है, टाटा फैमिली के नाम पे एंड दोराबजी टाटा ट्रस्ट पे नाम पे एंड रतन टाटा ट्रस्ट के नाम पे। तो रतन टाटा अगर पर्सनली सारा का सारा एसेट होल्ड करता तो अभी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी नहीं, रतन टाटा बन जाते। जानते हो सर, ठीक है। तो एक्चुअली वो अपने पर्सनल नाम पे एसेट नहीं बनाते हैं, टाटा का ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टाटा जो है वो दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड रतन टाटा ट्रस्ट के नाम पे इसको चलाते हैं। लेकिन सर अभी आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप देखो, कंपनीज विद टाटा नेम्स, लेकिन एक्चुअली ये सब टाटा के नाम पे शायद बना भी नहीं था, कुछ कुछ नाम टाटा के नाम लगा हुआ है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब है सर। ठीक है, जैगुआर लैंड रोवर जानते हो आप लोग। ठीक है, टाटा दाइवू, टाटा हिस्पैनो, ठीक है, कोच बनाते हैं। टाटा हिटैची, टाटा मार्को पोलो बस बनाता है। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा पावर के नाम पे तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया। ठीक है, टाटा एलेक्सी, टाटा स्टील, सर ये सब टाटा के नाम पे है। कुछ ऐसे भी कंपनी आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें टाटा का नाम नहीं लगा हुआ है।
इसमें सबसे ऊपर आजकल नाम आ रहा है सर एयर इंडिया। हाँ सर, जैसे टाटा एयरलाइंस 1932 में इसको बनाया था एंड फिर से इसको वापस ले लिया इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है। brought back Air India from Indian government, 100% stake in it, winning bid in October 2021. It is the largest international carrier out of India with an 18.6% market share. वाह सर, ये एक ग्रेट न्यूज़ है। इसके अलावा एयर एशिया टाटा का ही है सर। एयर एशिया जो चलता है ना, आसमान पे देखते होंगे आप लोग, वो भी टाटा का है। जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स होल्डिंग 83.67% स्टेक्स एंड एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मलेशिया का एक कंपनी है 16.33, मतलब अल्टीमेटली वो भी टाटा का ही है। विस्तारा, विस्तारा तो जानते हो सर, विस्तारा पे टाटा सन्स का 51% स्टेक है एंड सिंगापुर एयरलाइंस का 49%। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि टाटा सन्स का मैक्सिमम है। सीएमसी लिमिटेड कंप्यूटर मेंटेनेंस का काम, फिर इनेक्स्ट फाइनेंशियल्स, इन्फीरियल, एयरटेल, क्रोमा। क्रोमा तो जानते हो सर आप लोग, है ना सर, क्रोमा स्टोर क्या रे? यस सर। यस सर। जानते हो सर ये टाटा का है बोल के क्रोमा? यस सर। ओके सर, वेरी गुड, एग्जैक्टली। अच्छा, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ये भी है। ताज, ताज एयर चार्टर्ड फ्लाइट्स चलता है। तनिष्क ये भी जानते हो टाटा का। टाइटन इंडस्ट्री झुंझुनवाला का सबसे फेवरेट कंपनी, जो राकेश झुंझुनवाला को झुंझुनवाला बनाया, ठीक है। एक्चुअली टाइटन तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मतलब जॉइंट वॉच मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडियन बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर टाइटन बनाया था, ठीक है। इसके अलावा टीआरएल कोरस की रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, वोल्टास, वीएसएनएल इंटरनेशनल कनाडा बेस्ड इन कनाडा, नाम खत्म नहीं हो रहा है, बिग बास्केट, ठीक है, ऑनलाइन ग्रोसरी, वो भी 2021 में। सर मैं पागल हो जाऊंगा, मैराथन लगाना पड़ेगा लग रहा है कि इतना लंबा लिस्ट है। सब नाम, सब नाम। 1 mg को भी हाँ 1 mg, यस सर, यस 1 mg, यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, कहाँ गया? यहाँ पर 1 mg होना चाहिए था, शायद यहाँ पर अपडेट नहीं है। 1 mg दैट इज ऑल्सो, यस सर। मतलब क्या बताऊं सर, टाटा 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 खत्म नहीं होगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बिजनेस चलता है सर, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडियरी बिजनेस पे बहुत सारा बिजनेस चलता है, तो अभी इसका लॉ रिलेटेड मैटर थोड़ा देख लो। तो होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स। A company is a holding company in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary companies. हाँ सर, ये क्या बात हुआ? एक कंपनी से होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. हाँ सर, थोड़ा याद रख लो, मतलब वो कंपनी होल्डिंग है जो किसी और को होल्ड करता है, ठीक है, जिसके अंडर पे सब्सिडियरी होता है, बस यही मतलब होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। For the purpose of this clause, the expression company includes any body corporate, whereas section 2 subsection 87 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of director। मतलब अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे अगर मैं सिंपल बिग बास्केट में ही बात करूं 2 मिनट, बिग बास्केट टाटा का क्या है? बिग बास्केट टाटा का सब्सिडियरी कंपनी है ना, तो ये है सब्सिडियरी और ये है होल्डिंग। तो जो कंपनी सब्सिडियरी होगा उसका जो कंट्रोलिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंट्रोलिंग रहेगा वो टाटा के हाथ में रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर टाटा के हाथ में रहेगा। मतलब कौन कंपनी में हेड बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, क्या डिसीजन होगा, एवरीथिंग एज इट्स ओन टुगेदर विद इन वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। तो यही सब्सिडियरी के बारे में बताया जा रहा है। मतलब अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का सब्सिडियरी बनता है तो उसके कंट्रोलिंग पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, कंट्रोलिंग मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर पे होल्डिंग का हाथ रहेगा। एज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. For this purpose of this section, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred in subclause 1 मतलब subclause 1 2 is of another subsidiary company of the holding company. The composition of company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of the directors। मतलब तभी वो होल्डिंग का सब्सिडियरी बन जाता है, ठीक है। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी का मतलब है एनी बॉडी कॉर्पोरेट सर। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी बना है। एंड लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस, लेयर का मतलब होता है सब्सिडियरीज और सब्सिडियरीज, मतलब एक सब्सिडियरी भी हो सकता है और सब्सिडियरी के नीचे और भी सब्सिडियरीज हो सकता है।
जैसे माना बिग बास्केट किसी और को होल्ड करके रखा है, ठीक है, बिग बास्केट के नीचे कोई और है, ठीक है, तो वो उसका सब्सिडियरी, तो फिर टाटा का भी सब्सिडियरी है ना। मतलब टाटा बिग बास्केट को होल्ड किया, टाटा के नीचे बिग बास्केट है, बिग बास्केट के नीचे कोई और कंपनी है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल समथिंग ए डिजिटल, बी डिजिटल समथिंग, तो वो भी टाटा का लेयर बन जाता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर, इसका सब्सिडियरी उसका होल्डिंग, सिंपल है। समझ में आ रहा है सर? बोलो। देखो क्या बताते हैं, ये विल बी सब्सिडी ऑफ बी if B controls the composition of board of directors of A, that is, if B can, without the consent or approval of any other person, appoint or remove a majority of directors of A. सिंपल बात है, यही एक्चुअली इतना देर से समझाने का कोशिश चल रहा था। A will be subsidiary of B, A B का सब्सिडियरी है। If B controls the composition of board of directors of A, अगर B A कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, if B can, without the consent or approval of any other person, मतलब एक कंपनी का किसी और से किसी भी तरह का बात ना करके वो डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकता है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है, ठीक है, बिकॉज जो बी है वो ए कंपनी का होल्डिंग कंपनी। समझ में आ गया सर? Yes, sir. Another example बता रहे सर, A will be subsidiary of B if B holds more than 51% of the share capital of A। अगर हम किसी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं, मोर देन 50%, तो फिर हम उस कंपनी का होल्डर बन जाएंगे। जैसे एयर एशिया का देखें ना आप लोगों ने, एयर एशिया में सिंगापुर एयरलाइंस का कितना परसेंटेज है सर? 49%। 49% है ना, और टाटा का कितना देखा आप लोगों ने? 51। 51। तो इसका मतलब कौन होल्डिंग हो गया? होल्डिंग हो गया टाटा। विस्तारा का सॉरी एयर एशिया का है 83.67, विस्तारा का है टाटा सन्स का 51% स्टेक, तो फिर टाटा हो गया विस्तारा का होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सिंगापुर एयरलाइंस होल्डिंग नहीं बनेगा, 49% स्टेक होल्डिंग नहीं, मेजर स्टेक है, इसको मेजर स्टेक बोल सकते हैं, बट होल्डिंग नहीं बोल पाएंगे। होल्डिंग कौन है? टाटा सन्स, ठीक है, एकदम सिंपल है, जो लॉ में लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, दिमाग अपना पॉकेट में ही रखना पड़ेगा सर। अच्छा, B इज ए सब्सिडियरी ऑफ A एंड C इज ए सब्सिडियरी ऑफ B, यही बात लास्ट में चल रहा था। B इज ए सब्सिडियरी ऑफ A एंड C इज ए सब्सिडियरी ऑफ B। In such a case, C will be subsidiary of A. In the like manner, if D is a subsidiary of C, D will be subsidiary of B as well as of A and so on. कुछ समझ में आया? B किसका सब्सिडियरी है? B किसका सब्सिडियरी है? S का, ठीक है। फिर क्या बता रहा है सर? C is a subsidiary of B. C is a subsidiary of B, ठीक है। फिर क्या बता रहा है? तो फिर C will be the subsidiary of A। हाँ सर, फिर सिमिलर मैनर में if D is a subsidiary of C, D is a subsidiary of C, then you can say D will be subsidiary of B। समझ में आया? अरे नहीं आया क्या? किसको लग रहा है रोलर कोस्टर? बड़ा सिंपल है सर। ए बी के अलावा कुछ भी कहना? हाँ, ए बी के अलावा, ए बी के अलावा क्या बताया सर? कुछ नाम लगा देना। जैसे कोई कंपनी का नाम। हाँ ठीक है, तो तुम इसको एक काम करो, बॉम्बे लिमिटेड, ठीक है, अहमदाबाद लिमिटेड, नाम लगा दो, क्या प्रॉब्लम है। कैलकाटा लिमिटेड, ठीक है, अगेन बॉम्बे लिमिटेड, दिल्ली लिमिटेड, डी फॉर दिल्ली, ठीक है, अगेन सी फॉर कैलकाटा। अब देखो मैटर को सिंपल करो, बी को क्या समझना है? बॉम्बे लिमिटेड, ठीक है, कहते हैं कि बॉम्बे लिमिटेड अहमदाबाद लिमिटेड का सब्सिडियरी है और कैलकाटा लिमिटेड बॉम्बे लिमिटेड का सब्सिडियरी है, तो फिर हम ऐसे बोलेंगे कि कैलकाटा लिमिटेड अहमदाबाद लिमिटेड का भी सब्सिडियरी है। समझा? समझे सर? यस सर। बॉम्बे लिमिटेड अहमदाबाद का सब्सिडियरी है, कैलकाटा बॉम्बे का सब्सिडियरी है, तो फिर ऐसे बोलेंगे कि कैलकाटा अहमदाबाद का भी सब्सिडियरी है, ठीक है। सिमिलरली दिल्ली कैलकाटा का सब्सिडियरी है, दिल्ली कैलकाटा का सब्सिडियरी है, और दिल्ली सॉरी डी इज ए सब्सिडियरी ऑफ सी एंड डी विल बी ए सब्सिडियरी ऑफ दिल्ली, बॉम्बे का भी सब्सिडियरी है, तो फिर सॉरी दिल्ली इज ए सब्सिडियरी ऑफ कैलकाटा,
दिल्ली इज ए सब्सिडियरी ऑफ कैलकाटा एंड दिल्ली विल बी ए सब्सिडियरी ऑफ बॉम्बे एज वेल एज ऑफ ए, मतलब अहमदाबाद। तो फिर ऐसे बोलेंगे कि दिल्ली बॉम्बे का भी सब्सिडियरी है और दिल्ली अहमदाबाद का भी सब्सिडियरी है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर एक कंपनी दूसरे का सब्सिडियरी बने जा रहा है ना, जैसे टाटा का, जैसे बोल रहे थे कि टाटा का सब्सिडियरी है बिग बास्केट, बिग बास्केट का सब्सिडियरी है स्मॉल बास्केट, ये नाम मैं लगा रहा हूं, ठीक है। स्मॉल का सब्सिडियरी है माइक्रो बास्केट, ठीक है। तो टाटा ने बिग बास्केट पे सब्सिडियरी लिया, बिग बास्केट स्मॉल पे सब्सिडियरी लिया, तो फिर हम ऐसे बोलेंगे ना कि स्मॉल का होल्डिंग कौन बन जाएगा, मतलब टाटा का सब्सिडियरी स्मॉल भी बन जाएगा, ठीक है, टाटा का सब्सिडियरी माइक्रो भी बन जाएगा। सिमिलरली बिग का सब्सिडियरी माइक्रो बन जाएगा, स्मॉल का सब्सिडियरी माइक्रो तो है ही। इस तरह से चेन बाय चेन चलता जाएगा। समझ आ रहा है सर? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अच्छा, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी टू पब्लिक कंपनी। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग केस है सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कि सर अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है ना, लेकिन वो एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है, पब्लिक मतलब सरकारी, पब्लिक मतलब सरकारी, हाँ सर, सर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है और स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड। जो पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करता है उसी को पब्लिक कंपनी कहते हैं, ऐसे याद रखिए सर। जैसे स्टॉक मार्केट लिस्टेड जो कंपनीज होते हैं ना, वो पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करता है। तो अगर आप पब्लिक से पैसे लेके बिजनेस करोगे, और सरकार का पैसा किसका है, गवर्नमेंट कंपनी का पैसा किसका है, पब्लिक का ही तो है। हमारा टैक्स से जुड़ा हुआ पैसे से ही तो कंपनी बना है, तो दैट इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी का अगर कोई सब्सिडियरी बनता है प्राइवेट कंपनी, तो उसका क्या स्टेटस होगा? तो इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a private company which is a subsidiary of public company shall be deemed to be a public company। मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट हो या स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी हो, अगर उसका सब्सिडियरी, मतलब पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी पे कितना स्टेक है, 50% से ज्यादा, 51%। हाँ 50% से ज्यादा, 51% भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी, जो सब्सिडियरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो इतना होल्डिंग है, तो फिर ये प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली पब्लिक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया? सर अगर उल्टा हुआ तो? अगर उल्टा हुआ तो अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में स्टॉक ले लेगा तो एक्चुअली वो प्राइवेट कंपनी यस फिर रहेगा नहीं, तब वो प्राइवेट नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक का स्टॉक ले लेता है तब वो पब्लिक प्राइवेट और कैसे रहेगा। प्राइवेट कंपनी के फीचर्स में आप लोगों ने देखा था ना कि इनका शेयर, इसका शेयर ट्रांसफरेबल 2 नहीं से है, 200। है ना, यस 2 से 200, ठीक है। और वो पब्लिक से शेयर नहीं ले सकता, वो अपने मेंबर के बीच में ही शेयर ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जो 2 से 200 यस का मेंबर है, ठीक है, उन्हीं के बीच में ही शेयर ट्रांसफर हो सकता है इफ नेसेसिटी। बट पब्लिक जो है, जो पब्लिक लिस्टेड है, जैसे स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज जो है, ठीक है, वो किसी से भी स्टॉक, मतलब शेयर मार्केट में पैसा लेके बिजनेस करता है ना। हम लोग तो हमेशा कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना सर। तो अगर कोई यस कंपनी, अगर कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी, गुड क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन, दो सिली क्वेश्चन बट फिर भी गुड क्वेश्चन, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, तो फिर वो और प्राइवेट नहीं रहेगा, बिकॉज उसका कैरेक्टर ही बदल गया, बिकॉज वो तो पब्लिक इशू का पैसा से बिजनेस करना चालू कर देगा, फिर तब उसका जो फीचर्स है वो फीचर्स में तो वो रहा ही नहीं। समझ में आया सर? हाँ, यस क्वेश्चन सिली है तेरा बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी टू पब्लिक कंपनी, तो विच इज अ सब्सिडियरी टू पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी, मतलब मान लेंगे, हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी ए प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। मतलब अगर वो प्राइवेट कंपनी बनते जाए, मतलब जिंदगी भर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहो आर्टिकल में प्राइवेट, बट अगर आपका होल्डर पब्लिक हो तो आपको भी पब्लिक मान लिया जाएगा, बना दिया जाएगा नहीं, मान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये था होल्डिंग सब्सिडियरी का स्टोरी। सर अभी क्या बात करेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6,
सर इसमें एसोसिएट कंपनी के बारे में बोला है, एसोसिएट ये भी होता है क्या? अरे हाँ सर ये भी होता है, आपको पता होना चाहिए इंडियन बिजनेस मार्केट में कैसे कैसे कंपनी बनता है, कैसे कैसे कंपनी बनता है, कुछ भी नाम बना के नहीं क्या, नहीं कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के ही 2013 एक्ट को बनाया गया। इन रिलेशन टू दी अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर एक कंपनी का दूसरे कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, तो फिर उस कंपनी को दूसरे कंपनी के एसोसिएट कहेंगे। सर ये क्या बात हुआ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। इन्फ्लुएंस मतलब समझते हो ना, प्रभाव। हाँ सर, बंगाली में हिंदी में हम लोग दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं प्रभाव। हाँ, तो प्रभाव या प्रभाव का मतलब क्या, मतलब उसके बिजनेस पे मेरा कुछ ना कुछ इफेक्ट है, कुछ ना कुछ मैं उसमें इफेक्ट डालता रहता हूँ। कैसे दिखता हूँ सर, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। बट सर एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी नहीं हो सकता, ओके, ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, मतलब जॉइंट वेंचर कंपनी को आप एसोसिएट कंपनी बोल सकते हो। फॉर दिस पर्पस द एक्सप्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स अ कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब अगर कोई कंपनी है, सपोज एक ए कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, तो अगर बी लिमिटेड का ए लिमिटेड पे एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होता है, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे अगर 20% मतलब वोटिंग पावर मतलब समझते हो, कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से वोटिंग पावर होता है, कि जो जितना शेयर होल्ड करेगा उसके हिसाब से परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। तो अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड पे 20% वोटिंग पावर रखता है, तो इतना मान के चलो कि कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, कि भाई मेरे आपके बिजनेस पे कंट्रोल भी रहेगा वोटिंग पावर के हिसाब से, और आपके बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में भी मेरा पावर रहेगा एग्रीमेंट के हिसाब से। अब सवाल क्या है सर, दिस इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 20% वोटिंग पावर बहुत होता है सर, हाँ 20% वोटिंग पावर बहुत होता है। जो लोग वोटिंग पावर के बारे में अभी थोड़ा कम समझ रहे हो, आगे आगे हम लोग ना जो इंटरमीडिएट एंड एग्जीक्यूटिव का जो लोग ऑलरेडी क्लास करते हो, दे नो कि वहाँ पर पूरा वोटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ना लंबा डिस्कशन होता है। ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ है, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन जब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे लाइक इंटरमीडिएट, फाइनल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल में, तब आपको वहाँ पर जो मतलब वोटिंग पावर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के ऊपर कंपनीज लॉ में एकदम डेप्थ में बताया जाता है, ठीक है। तो तब हम लोग फिर से बात करेंगे इस सब मैटर पे, क्या वोटिंग पावर होता है, कैसे वोट होता है, कितना तरह का वोट होता है, किसके पास कितना पावर होता है, इस काइंड ऑफ दैट। लेकिन करंटली इतना समझ लो कि एसोसिएट कंपनीज के केस में अगर किसी का कम से कम 20% का वोटिंग पावर उसके पास आ जाए, कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन इन बिजनेस में एग्रीमेंट के हिसाब से आ जाए, and the expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have a joint control of the arrangement have rights to the net asset of the arrangement. It's like sound like मारुति सुजुकी ना सर, ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को? यस सर। कुछ मारुति सुजुकी वाला फीलिंग नहीं आ गया? चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, मैंने देखा नहीं था, थोड़ा आप लोगों के साथ ही देख लेते हैं। मारुति सुजुकी क्या खेल खेलता है ये लोग। यस, सुजुकी जापान का है। ऐसे आप लोगों को मैं सुबह जिन लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लास रहता है उनको जापान के बारे में बता रहा था। ये देखो, इज एन इंडियन मोबाइल ऑटोमोबाइल मारुति उद्योग लिमिटेड। हाँ सर, मारुति किसका नाम है सर, पता है सर? जो लोग माइथोलॉजी का खबर रखते हो, मारुति किसको जानते हो आप लोग? हनुमान जी। हनुमान जी का पिता शायद मारुति नंदन बोलते हैं। हनुमान जी के बच्चा का नाम था, बच्चा नाम था, बच्चा नहीं, मारुति नंदन। बच्चा में उनका नाम था मारुति। अच्छा अच्छा, तो फिर हनुमान जी ही होगा, हो सकता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट थोड़ा बहुत हनुमान जी कनेक्टेड है, ये तो सही है। चलो विश्वजीत, बाद में आप लोग मुझे थोड़ा रेक्टिफाई कर देना। तो मारुति उन्हीं के नाम पे बना है। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, इज एन इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। इट वाज फाउंडेड इन 1981। संजय गांधी के दिमाग में चल रहा था, बट संजय गांधी नहीं कर पाया, बाद में जनता दल का गवर्नमेंट आके किया, ठीक है। संजय गांधी मतलब इंदिरा गांधी का बड़ा बेटा, जो राजनीति में सबसे मतलब ताबड़तोड़ राजनीतिविद थे, उनका ही सोच था। उन्होंने पहले डील किया था सर वोक्सवागन के साथ, ठीक है। उसके बाद वोक्सवागन जर्मन वाला वो हट गया और फिर सुजुकी आया, एक्चुअली टोयोटा के साथ बाद में, लेकिन टोयोटा बोला नहीं, इतना कम दाम में नहीं कर सकते। फिर सुजुकी जापान में नया उठ रहा था, फिर सुजुकी बोला ठीक है हम लोग आएंगे और इंडिया में सस्ता वाला गाड़ी बनाएंगे, और इंडिया में आके क्या बनाया सर, मारुति, जल्दी बोलो, मारुति मारुति सुजुकी।
800। Audi 800 ऑल्टो 800। ऑल्टो नहीं सर, तो सिर्फ 800 था, ऑल्टो बाद में आया, सिर्फ 800। ये मारुति 800 इंडिया का पहला आम आदमी कार है, ठीक है, आम आदमी का गाड़ी। एम्बेसडर बहुत महंगा होता था सर। तो चलो सर ऑटो থেকে का अरे 1980s के ज़माने में किसी के घर में कार मतलब ना बहुत बड़ी बात है। हाँ ये 2021 नहीं है आप जैसे सोच रहे हो। हाँ बहुत डेवलपमेंट दिख रहा है ना आप लोग आज 1980s के टाइम पे, 90s के टाइम पे। मारुति 800 अभी किडनैपिंग में यूज होता है। हाँ क्या नहीं होता? अभी किडनैपिंग में यूज होता है। नहीं वो तो यूज होता है मारुति वैन, हट पागल हो गया। यस सर। वो मारुति वैन, ओमनी, ओमनी का बात कर रहे तू। ओमनी किडनैप में यूज नहीं होता, वो मूवीज में दिखाते हैं, पागल सब। तो मूवीज में ऐसे दिखाते हैं जैसे मारुति वैन फॉर किडनैपर हो गया। ये मूवी वाले भी पागल ही है। अच्छा देखो, तो एज ऑफ मारुति सुजुकी हैज मार्केट शेयर ऑफ 49% इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। ऐसे सुजुकी का शेयर मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है सर। इसमें ये सुजुकी और इसके बीच में, ये देखो सर, जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लास करते हो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट लिबरलाइजेशंस। देखो ये 91 में लिबरलाइजेशंस के कारण इसके पीछे इतना बात हुआ। जॉइंट वेंचर रिलेटेड इश्यूज, relationship between government of India, United Front Coalition and Suzuki Motor Corporation of the joint venture was a point of heated debate। बहुत बात चला इसमें। एंड उसके बाद the success to joint venture led Suzuki to increase its equity from 26% to 40% in 1987 to 50% in 92 and further 56.21% in 2013। In 1982 both the venture partners entered into agreement of nominate their candidate for the post of managing director and every managing director would have a tenure to 5 years। मतलब आप समझ सकते हो ये लोग होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, ये लोग जॉइंट वेंचर कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। लेकिन उसको लेके बहुत झमेला हुआ कि कितना वेंचर्स में, जॉइंट वेंचर्स में किसको कितना स्टेक मिलेगा। तो सुजुकी का मारुति के बिजनेस पे काफ़ी बड़ा मतलब ऐसा मतलब काफ़ी बड़ा उनका क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना। सुजुकी नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि भारत के पास इंजीनियरिंग नहीं था ऑटोमोबाइल का, और भारत सुजुकी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था, बिकॉज जापान में ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज था लाइक टोयोटा, लाइक और भी बड़ा कंपनीज था, बट सुजुकी के लिए। हाँ बोलो सर। मारुति 800 মনে হয় ইলেকট্রিক কার নিয়ে আসছে 800 এর নিউ यस মডেল। हाँ लेके आ रहा है सर, ऐसा ऐसा चल रहा है सर, ऐसा उन लोगों का चल रहा है, इनोवेशन चल रहा है। 800 টা রিসা নিয়ে আসছে আবার নতুন করে ইলেকট্রিক। हाँ 800 को इलेक्ट्रिक में लेके आ रहा है। यस यू आर राइट सर। ओके तो आप लोग समझ गए सर एसोसिएट कंपनीज कैसे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इसका और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएगा बाद में, बट करेंटली समझ में आ गया इतना काफ़ी। द टर्म टोटल शेयर कैपिटल मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो टोटल वोटिंग पावर जो बोला ना सर, ये शेयर कैपिटल पे टोटल, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल क्या होता है? तो टोटल शेयर कैपिटल का मतलब इसमें पेड अप इक्विटी, एक्चुअली शेयर दो तरह का होता है सर मेनली। एक होता है इक्विटी शेयर, आई विल डिस्कस 2 मिनट बाद इसका डिटेल चर्चा होगा, ठीक है, मतलब इसी चैप्टर के अंदर है। एक इक्विटी शेयर होता है और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन यहाँ पर बोला सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? कोई बता सकते हो मुझे व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? एनीवन? सर जो डिवेंचर से प्रेफरेंस में आया। हट रे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब डिवेंचर के नहीं। एनीवन सर, कोई तो बताओ। স্যার যে প্রেফারেন্স শেয়ারটা ইকুইটি শেয়ারে কনভার্ট করা যাবে। थैंक यू सर। जो प्रेफरेंस शेयर को फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल शेयर कैपिटल को दोनों हिस्सों से बोला गया, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी होगा जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। ये इक्विटी और प्रेफरेंस क्या है इसका मैं डिटेल्स चर्चा बाद में करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस का डिटेल्स चर्चा मैं बाद में करता हूँ आपसे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि 2013 एक्ट ने इन दोनों को, मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को इक्वली एग्रीगेट शेयर कैपिटल के हिसाब से डिसाइड किया। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे ए लिमिटेड इज ए पब्लिक कंपनी एंड होल्ड्स 23% ऑफ द शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसका 23% शेयर कैपिटल है बी लिमिटेड पे एंड 15% शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर देखोगे
तो B Limited will be known as associate company of A Limited as the holding is more than 20%, whereas C Limited will not be associate as the required 20% is not there and hence no significant influence. तो लॉ क्या बोलता है सर, अगर किसी का किसी के बिजनेस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और वो लोग होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर कम से कम 20% का वोटिंग पावर होना चाहिए, ठीक है। तो 20% का वोटिंग पावर होना चाहिए, या फिर वोटिंग पावर ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल कैपिटल का 20% शेयर अगर होल्ड करता है तो भी उसको 20% वोटिंग पैटर्न मान लिया जाता है। तो अगर किसी का 20% नहीं होता कम से कम तो उसको एसोसिएट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है सर। अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ क्या क्लियर? बोलो सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ सर। यस Yes, sir. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, अगर मैं कैपिटल के बेसिस में बात करूं, ठीक है सर, जिसमें आपको मैं अभी शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बात हो ही जाएगा, है ना। ऐसे आप लोगों के मन में शेयर मार्केट को लेके बहुत चर्चा चलता है और आज के डेट में बड़ा हॉट डिस्कशन है शेयर मार्केट। लिस्टेड कंपनी, सर हु इज दिस लिस्टेड कंपनी? ये लिस्टेड क्या होता है? लिस्टेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट इस लिस्टेशन के बारे में बात करता है। इट इज ए कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मेनली 3 है सर, ऐसे पहले बहुत सारा था बट आजकल एक्टिव 3 है सर, एक्टिव 3, BSE, NSE और CSE, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। सर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो उतना सुनते नहीं है, हाँ सर, बिकॉज उसको एक्टिव ट्रेडिंग के लिए रखा नहीं गया बट स्टिल फंक्शनिंग, ठीक है। जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो, NISM का एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस ले रहे हो, ठीक है, ऐसे आप लोगों में से बहुत लोग हैं सर जो स्टॉक मार्केट भी पढ़ता है, NISM भी पढ़ता है, उनको CSE में जाके एग्जाम देना पड़ता है। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट रिलेटेड जो पढ़ाई होता है उसमें अगर कोई जैसे म्यूचुअल फंड का एडवाइजरी का काम करना है, स्टॉक मार्केट एडवाइजरी का काम करना है, तो उसके लिए 26-27 तरह का एग्जाम होता है, ठीक है सर। क्या 26-27 एग्जाम देना जरूरी है? नहीं नहीं, 3-4 जिसको जो जरूरी है, जो स्टॉक मार्केट लेवल में जो काम करना चाहता है उस हिसाब से एग्जाम देता है, लाइसेंस लेता है। तो ये सब चीज़ें अपने कोलकाता में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में एग्जाम होता है, वहाँ पर कंपनी भी लिस्टेड होता है, जो लोकल कंपनीज होते हैं उनको लिस्ट भी किया जाता है। इवन गवर्नमेंट का प्लान है कि अगर ईस्ट इंडिया में बिजनेस डेवलप करे तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाने का चांसेस है सर, ठीक है। लेकिन अभी ईस्ट इंडिया में उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो जितना धीरे धीरे आगे होगा उसके ऊपर बेस करके CSE का काम और बढ़ जाएगा, शायद ऐसा मुझे लगता है, और इसके बारे में गवर्नमेंट का पुराना प्लान भी है। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं सर? सर कहना कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड SEBI, ठीक है, shall not be considered as listed companies। मतलब जो SEBI के हिसाब से नहीं आएगा उस listed companies नहीं कहेगा, ठीक है। Whereas the word securities as per the section 2 subsection 81 of the Companies Act 2013 has been assigned the same meaning as defined in clause H of section 2 of the Securities Contract Act। जैसे यहाँ पर एक सिंपल बोला है सर, Scan Steel Road Limited, a public limited company whose shares are listed in stock exchange, Kolkata। Hence, Scan Steel Rods Limited is a listed company। The reason for calling it listed is because the company and the stock exchange level have signed a listing agreement for trading of shares in capital market। ये जो हम लोग स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं ना सर, जस्ट बिकॉज लिस्टेड कंपनीज का ही शेयर हम लोग इस तरह से ओपन मार्केट से परचेस कर सकते हैं। जो लिस्टेड नहीं है उनका भी शेयर परचेस किया जाता है सर, बट वो ओपन मार्केट कॉन्सेप्ट में नहीं चलता। समझ में आ रहा है सर? ये रहा सेंसेक्स, ठीक है। आप लोग जानते हो अपना जो सेंसेक्स है ये अपना BSE का इंडेक्स है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बेस्ट 30 स्टॉक्स होते हैं सर उनको इकट्ठा करके BSE सेंसेक्स बनाया जाता है। ये इंडेक्स कैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में सिखाया जाता है सर, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्लास में मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इंडेक्स कैसे बनते हैं, इसका पूरा स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी है, ठीक है। BSE सेंसेक्स बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कंपनी काम करते हैं सर, उसका नाम है S&P, स्टैंडर्ड एंड पोर। सेम कंपनी ऑल्सो बिल्ड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बिल्ड मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स दिखता है वो भी
इसी कंपनी बनाते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी का नाम है, इसीलिए बीएसई के नाम के आगे बहुत जगह में आपको S&P BSE बोल के दिखने को मिलेगा। सर कहाँ है ये देखो, अगर आप यूएस मार्केट जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको देखो देखने को मिल जाएगा डाउ जोन्स, S&P दिख रहा है सर, S&P, नैस्डैक, ठीक है, रसेल है मोस्ट प्रॉब्ली ब्राज़ील में, ठीक है। यूरोप में जाओगे तो आपको यहाँ पर मार्केट दिखेगा, एशिया में आओगे तो उसमें निक्केई है जापान में, ठीक है, हांगकांग में मोस्ट प्रॉब्ली SSE है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, SSE सिंगापुर मोस्ट प्रॉब्ली, सेंसेक्स निफ्टी इंडिया के हैं। समझ में आ रहा है ऐसा? तो ये सब करंट लेवल में वर्ल्ड का मार्केट है, ठीक है। उसमें यूएस में मार्केट, तो इसमें एक चीज़ आपको इंडिया के बारे में पता चलता है कि यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, एशिया मार्केट, ठीक है, करेंसी मार्केट, करेंसी में क्या क्या ट्रेड होता है, US डॉलर, इंडियन करेंसी, यूरो, इंडियन करेंसी, जापान येन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड इंडियन करेंसी, एंड AUD क्या होता है, AUD भूल गया, AUD INR इंडियन करेंसी। किसी को पता है AUD क्या होता है? मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। इधर क्रिप्टो है, क्रिप्टो में मेन क्या क्या है, बिटकॉइन है, एथर है, लिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश, कुछ फेमस बिटकॉइन, उसमें ये वाला बहुत फेमस है जो वर्ल्ड लेवल में चल रहा है। अरे सर आप तो स्टॉक मार्केट बता रहे थे। हाँ सर, स्टॉक मार्केट में एशिया में आ जाओ, सेंसेक्स निफ्टी देखो, और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है सर, ठीक है। ऐसे आपको मैं इसमें लेके चल सकता हूँ, सेबी में जाओ, आपको यहाँ पर भी जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। लीगल मतलब जो कंपनी लिस्टेड वगैरह होता है ना मार्केट में, वो सेबी में ही लिस्ट करना पड़ता है। अगर आप फाइलिंग्स में जाओगे ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज में फाइलिंग्स में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा कंपनी रिसेंटली पब्लिक इशू के लिए आ रहा है। ये देखो, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सेबी, मतलब ऑलरेडी सेबी के साथ फाइल कर चुका है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद ROC, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद ROC, इस तरह का। तो फाइनल ऑफर में देखते हैं कौन है। ये देखो सर, लंबा लिस्ट है, इसमें आपको कुछ रिसेंट कंपनीज दिख जाएगा, जोमेटो लिमिटेड, तत्वचिंतम, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, रोलेक्स रिंग्स, देवयानी इंटरनेशनल, ठीक है, कृष्णा डायग्नोस्टिक, सभी कुछ ये सब रिसेंट ट्रेंड में मार्केट में लिस्टेड हुआ है। तो ये लिस्टेड का प्रोसेस सारा का सारा सेबी के थ्रू से होता है। ये रहा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कुछ आने वाला है वो भी पता चल जाएगा आपको। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सेबी, फाइल किया है, अभी भी आया नहीं है, लंबा लिस्ट लगा हुआ है, सबको चांस ना भी मिल सकता है, बट वो देखेगा, सेबी चेक करेगा आफ्टर दैट। जैसे रिसेंटली नाइका लिस्टेड हो रहा है सर, है ना, और आ रहा है सर फिनो पेमेंट बैंक बोल के एक बैंक आ रहा है, फिनो पेमेंट बैंक बोल के एक बैंक आ रहा है, जानते हो क्या? है ना। तो इस तरह का वेरी मतलब सब कुछ आप जान सकते हो। जैसे इनका एक एजुकेशनल विंग है सेबी का, जो सेबी रिलेटेड पढ़ाई के साथ या शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, उनको NISM का पढ़ने को मौका मिलता है। तो NISM सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अगर किसी को भी इंडिया में स्टॉक मार्केट लेवल में, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन के साथ हो, चार्टर्ड हो, CS हो, CMA हो, बट फिर भी अगर उनको स्टॉक मार्केट लेवल में काम करना हो, किसी बैंक में थ्रू से, किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज में, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, उनके लिए ये सब लाइसेंसिंग है। जो खुद का प्रैक्टिस करना चाहता है साथ में, ठीक है, या फिर अपने नॉलेज के लिए भी बहुत लोग पढ़ाई करता है, तो यहाँ पर इनको NISM का वेरियस एग्जाम दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं पहले भी दिखाया शायद, यहाँ पर देखो आप NISM में करेंसी का एग्जाम, ठीक है, तो लीस्ट है सर ऑलमोस्ट 26, 27, 28, अरे बाप रे, लिस्ट बढ़े जा रहा है सर डे बाई डे, ठीक है। इसमें मैं नॉर्मली 3-4 एग्जाम नॉर्मली सबको बोलता हूँ कि कम से कम बेसिक करके रखो, फाउंडेशन एग्जाम, इक्विटी डेरिवेटिव करो, म्यूचुअल फंड करो, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, रिसर्च एनालिस्ट करो, ठीक है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट का पूरा आइडिया आ जाता है। तो कुछ ऐसे, ये एक रिसेंटली आया है सर, बड़ा फेमस चल रहा है, टैक्सेशन इन सिक्योरिटी मार्केट। जो नॉर्मल जो इनकम टैक्स है ना सर, उस इनकम टैक्स का ही वो पार्ट जो सिक्योरिटी मार्केट के लिए स्पेशल करके बनाया जा रहा है। ये एक स्पेशल कोर्स आया है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ, बहुत काम आ रहा है सर आजकल ये सब चीज़ें। अपडेट रहो, अपग्रेड करो अपने आप को, ठीक है, बन जाओगे सर। ओके सर, इतना कुछ कौन करता है, कौन पागल है? सर पागल का बात नहीं है, आपको जब ज़रूरत होगा करना, ठीक है, मतलब फालतू में नहीं करना है। जब ऑब्जेक्टिव मिले ज़िंदगी में, जब ऑब्जेक्टिव पता चले, लेकिन ऑब्जेक्टिव तब पता चलता है ना
आपको कम से कम रास्ता तो पता होना चाहिए कि भाई कहाँ जाने से क्या होता है। लोगों को मैक्सिमम क्या है ना, रोड ब्लॉकेज दिखता है, क्या करे इसके बाद, उसके बाद क्या करे, समझ में नहीं आता। कुछ यूट्यूबर को सुन लिए, यूट्यूबर तो बहुत कुछ बता दिया, बट हम क्या करें, उसके लिए खुद को भी एनालाइज करना है, किसी का सजेशन भी लेना है, तो करो ज़रूरत के हिसाब से। ओके, तो लिस्टेड हो गया सर, समझ में आ गया ना सर, लिस्टेड क्या होता है लिस्टेड। अच्छा, लिस्टेड पे और एक डेटा दिखाना चाहिए था आपको। करेंटली हमारे देश में कितना लिस्टेड कंपनीज है, इतना कुछ दिखाना है, मैं कभी कभी पागल हो जाता हूँ। बीएससी में जाएंगे और आपको बता देते हैं कि बीएससी में कितना लिस्टेड है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बिकॉज ये लोग अपडेट कर देता है विकिपीडिया, मैं जितना देखा ऑलमोस्ट 5439 कंपनीज लिस्टेड है बीएससी में। मतलब ये सेंसेक्स नहीं है सर, बीएससी है। सेंसेक्स में टॉप 30 होते हैं, ठीक है, टॉप 30 अंडर बीएससी। इसमें 5000 5,500 कंपनी अंडर बीएससी और बढ़ रहा है डे बाय डे, आप लोग जानते हो। और एनएससी जो है सर, उसके अंडर में लिस्टेड है इंडिया में ऑलमोस्ट 2000। अरे बाप रे, एनएससी लिस्टेड 2000 हो गया। 1952 था कुछ दिन पहले, 50 क्रॉस करके चला गया। नंबर ऑफ लिस्टिंग 2000। मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट 7,000-7,500 कंपनी लिस्टेड है और ग्रोइंग। इंडियन मार्केट मतलब बुलिश है सर, बुलिश। जिसको देश के इकोनॉमी मतलब जो बिजनेस समझता है, देश समझता है, एकदम बुल सर। बस अपने आप को बनाते जाओ, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, गारंटी देता हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी का अभाव नहीं है, जस्ट डेवलप योरसेल्फ, जस्ट अपना स्किल अपग्रेड करते जाओ, नॉलेज अपग्रेड करते जाओ, कोई अभाव नहीं है। इतना बुलिश है इंडियन इकोनॉमी, इतना बुलिश है। अगर कुछ खराब, वो भगवान जैसे करते हैं ना, वो कोरोना टाइप में अगर कुछ फालतू का नहीं हो जाता, वो होने से थोड़ा दिन तक रुकेगा, उसके बाद ठीक होगा, फिर इंडिया बुलिश होगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये न्यूज़ सुन के देखते ना, जॉब चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ये सब में कान पे मत लगाओ, ऐसे नेगेटिव थॉट्स, ये सब थॉट्स पे एकदम मत पड़ो। बस अपने आप को बिल्ड करते जाओ, देखो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखे, मतलब अपॉर्चुनिटी का अभाव नहीं आएगा आपको। बट जो लोग सिर्फ नेगेटिव चीजें सुनता रहता है ना सारा दिन, इसका जॉब नहीं है, उसका जॉब नहीं है, उनको लगता है कुछ नहीं है, ठीक है। 135 करोड़ की आबादी है, पूरा दुनिया भारत को मार्केट बना के रखा है, ठीक है। न्यू एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी बन रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया में कोई भी चीज की कमती नहीं है। फॉरेन जाने का जरूरत नहीं है, फॉरेनर पागल की तरह आएगा इंडिया में काम करने। जिसको फॉरेन जाने का मन है चले जाना, ठीक है, विदेशी हवा 2-4 साल 5 साल खा के आ जाना। ओके, ऐसे इंडियन आईटी सेक्टर से इतना बूम क्यों हुआ जानते हो? इंडिया में जो इतना आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब कंपनी इतना मतलब डेवलप क्यों हुआ? मेनली यूएस का ही कंपनी का काम होता है, ठीक है। मेनली 80-90% यूएस कंपनीज, कुछ बाकी ऑस्ट्रेलिया है, कुछ इंग्लैंड है, कुछ यूके है। एक्चुअली यूएस में जो यूथ है उनको काम नहीं मिलेगा क्या? उनको भी तो काम दे सकता था वहाँ का कंपनी। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का मैक्सिमम जो यूथ है ना सर, ड्रग्स एडिक्टेड है। आधा से ज़्यादा 70% ऑफ द यूएस यूथ ड्रग्स एडिक्टेड। काम क्या करेगा ये लोग? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड थिंग कि इंडिया से 8 गुना ज़्यादा चार्ज लेता है, 8 गुना, 8 टाइम्स। मतलब इंडियन मार्केट में सेम काम 8 गुना कम दाम में मिल जाता है। मतलब अगर 25,000 में यहाँ पर बेसिक आईटी जॉब मिल जाता है, वहाँ पर वही जॉब देने के लिए 25 × 8 करो, 25,000 × 8, जितना होता है उतना सैलरी देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है इंडिया में ही काम लेके चले आते हैं। तो इसलिए इंडिया सर्विस सेक्टर्स में इतना बूम हुआ। और हम लोग थोड़ा सा में खुश हैं सर, हम लोग को पता है ना सर एडजस्ट कैसे करना होता है, वी नो एवरीथिंग। घर में रहने से लेके लोकल ट्रेन में चढ़ने से लेके वी ऑल नो कि हाउ टू एडजस्ट इन ए स्मॉल मनी, हाउ टू एडजस्ट इन ए स्मॉल कमरा। हाँ, इसका आदत है हम लोगों को, ठीक है, ऐसा आदत है। इतना जो पॉपुलेशन का भीड़ है हमारे देश में। ओके इसलिए बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा होने से क्या होता है? वही एडिक्शन होता है ना सर। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करते ड्रग एडिक्शन लेके प्रभु का नाम। हाँ सर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही देना चाहिए, है ना। इसलिए देखो क्या हो रहा है यूएस जैसे कंट्रीज का हालत, यूथ का ऐसा हालत होगा तो क्या हालत होगा। ये आप लोग इस्कॉन को जानते हो सर? इस्कॉन जानते हो सर? मायापुर इस्कॉन जो है, इस्कॉन बनने के पीछे जिन्होंने इस्कॉन को बनाया, श्रीला प्रभुपाद, ठीक है।
इस्कॉन भारत में भी बहुत जगह में है, बट श्रीला प्रभुपाद जो एक्चुअली एक बेसिक मेडिसिन का दुकान चलाते थे सर, कोलकाता का ही है, बट उनको मतलब आफ्टर 50 के बाद उन्होंने श्री कृष्ण का जो थॉट्स है उन पे बहुत प्रभावित हुआ। फिर उनको कोई टीचर्स मिला, मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्थ इंडिया का ही, यूपी या अहमदाबाद का, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, स्कॉटिश चर्च का स्टूडेंट था, तो बोला कि एक काम करो ना, ये सब चीज़ें आप इंग्लिश में लिखो और पूरा दुनिया भर में बांटो, लोगों को शांति सिखाओ, लोगों को पीस सिखाओ। तो फिर वो लिखा, इसलिए वो जितना देखना भारत में गीता वगैरह सेल होता है उसमें इस्कॉन का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब जिस कारण से इस्कॉन का मेन मूवमेंट था, तो एक बार श्रीला प्रभुपाद यूएस में गया, वहाँ पर जाके भीड़ में बैठा रहा। वो भीड़ किसका जानते थे? सब ड्रग एडिक्शन का, सारे के सारे लोगों के बीच में बैठा और उन ड्रग्स एडिक्टर में से वो उनको बोला कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, इससे अच्छा कृष्णा भजन करो कम से कम। हाँ, तो उनको भक्ति सिखाया, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान नाम करना, तुलसी माला जपना, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब ड्रग्स एडिक्शन से बचाने के लिए उनको स्पिरिचुअलिटीज की तरफ काम करना चालू किया। उन्हीं में से आगे जाके इस्कॉन में इसलिए आपको इतना फॉरेनर दिखता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ डिवोटीज जो इस्कॉन का कॉन्सेप्ट को लेके, मतलब एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु और जो श्री कृष्ण का जो कॉन्सेप्ट है, शांति कैसे मन में लाया जाए, ड्रग्स एडिक्शन से कैसे बचा जाए, ठीक है, ये सब खराब आदत से कैसे बचा जाए, तो इस कारण से इस्कॉन इतना फेमस हुआ। और फॉरेनर लोगों ने ही इस्कॉन को इतना बड़ा बनाया। मतलब इंडियन लोगों ने इतना नहीं कर पाया जितना श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने मायापुर का मेन जो श्री कृष्ण भगवान का जो मेन कॉन्सेप्ट था, बट उनसे भी ज्यादा फॉरेनर लोगों ने रिसेंट टाइम में इतना चारों तरफ देशों में इतना जो देखने को मिलता है। मेन रीजन इस ड्रग एडिक्शन का मूवमेंट को कम करना, इसके लिए श्रीला प्रभुपाद इतना फेमस हुआ। सर चलो छोड़ो, कहने के लिए इतना कुछ है, मैं सोचता हूँ कि क्या करे और क्या बोले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अनलिस्टेड कंपनी, फिर से लॉ में आ जाते हैं सर, बीच बीच में थोड़ा सा आप लोगों को वर्ल्ड टूर करा देता हूँ। अनलिस्टेड कंपनीज में क्या है सर? सर अनलिस्टेड कंपनीज मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, सिंपल बात है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बस। और क्या? प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकता है, पब्लिक है बट स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है। सर एग्जांपल, अरे बहुत है, पब्लिक है बट स्टॉक मार्केट में नहीं है। जैसे एक कंपनी याद आ रहा है सर, जो लोग बंगाल से हो, मतलब वेस्ट बंगाल में रहते हो, क्या कंपनी है सर ये? WBSEDCL, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक कंपनी, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यस सर, ठीक है, सबको पता है। जो लोग प्योर कोलकाता में रहते हैं, प्योर कैलकाटा, मतलब कैलकाटा जहाँ पर CEC का करंट जाता है, ठीक है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, वो है आपका संजीव गोयनका ग्रुप का, RP संजीव गोयनका। लेकिन WBSEDCL प्योरली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्टेट ओन्ड कंपनी है, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का पूरा उस पर ये है। 96% ऑफ वेस्ट बंगाल विद कस्टमर बेस, मतलब वेस्ट बंगाल का 96% कस्टमर इनका है, ठीक है। बंगाल कस्टमर बेस ऑफ 1.68 करोड़ अक्रॉस द स्टेट, एक ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का कस्टमर इन्हीं का है, 2 करोड़ का। मतलब 2 करोड़ कस्टमर मतलब समझ रहे हो ना, 2 करोड़ कस्टमर मतलब एक एक फैमिली में अगर 4 जन करके भी है तो 8 करोड़ पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी यही डिस्ट्रीब्यूट करता है वेस्ट बंगाल में। तो सर क्या कहना क्या चाहते हो? तो ये पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है, बट क्या ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? नहीं, है ना, बट है गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज गवर्नमेंट स्टेक में चलता है। एक अच्छा एग्जांपल याद आ गया आपको समझाने के लिए। LIC तो सेम सर, LIC स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का बात चल रहा है, बट अभी भी आप सर बोल सकते हिडको, हो। हाँ वेरी गुड सर, एक अच्छा एग्जांपल आया, हिडको। हिडको एंड हार्डको। ये हिडको कौन है सर? ये हिडको न्यू टाउन बनाया, ये जो कोलकाता में न्यू टाउन जानते हो ना आप लोग, कोलकाता का जो सबसे रिसेंट ट्रेंड में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप है न्यू टाउन, बोला जाता है। आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा बाकी टाउनशिप में भी, नवी मुंबई में एक बार छू के निकला था, रहा नहीं कभी, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली नवी मुंबई कैसे हैं, बट न्यू टाउन कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप इन रिसेंट एरा इंडिया का। तो इसको बनाने वाला जो कंपनी है दैट इज वेस्ट बंगाल का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिन्होंने हिडको बनाया। ये हिडको भवन भी देख रहे हो आप, जहां पर न्यू टाउन कोलकाता गेट बनाया था, अरे कोलकाता गेट के पास ही है ना इसका ऑफिस, मुझे तो इतना ही पता है। ये कोलकाता गेट इसके पास ही है, इसमें रेस्टोरेंट है सर। किसी ने खाना खाया क्या इसके ऊपर?
मैंने नहीं खाया, पूछ रहा हूँ आपसे। है सर। अरे हाँ। अच्छा खाना मिलता है क्या? ऐसा मुझे नीचे का अच्छा नहीं टिकट लगा। नहीं ऊपर जाता है। हाँ अच्छा किस नहीं वो है सर, अच्छा नहीं है सर? अच्छा ये बहुत कम है और प्राइस ज्यादा है अच्छा और टेस्ट ज्यादा है। टेस्ट भी नहीं है, प्राइस ज़्यादा है। अच्छा जो भी हो, बट इसका व्यू अच्छा है क्या? व्यू अच्छा होगा? रात को थोड़ा पता चलता है। ओके तो देखो सर, तो समझने का बात क्या है कि ये जो हिडको है ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, बट दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट लिस्टेड। हाँ सर, ये स्टॉक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का 100% ओन्ड कंपनी है, बट दिस इज नॉट अ स्टॉक मार्केट लिस्टेड। बट सिमिलरली एक और कंपनी है, कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, हडको। हिडको, हडको, ये हडको क्या है? इसका शेयर मार्केट में मिलता है, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, हिडको हडको में कंफ्यूज नहीं सर ये होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना? ये सेंट्रल का है, ठीक है। ये भी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट करता है और वो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, ऑलमोस्ट काम सेम ही है। सर इडको तो इसका है स्टेट गवर्नमेंट। हाँ वो वेस्ट बंगाल का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड है सर। हम यहाँ पर लिखेंगे हडको शेयर प्राइस, ये देखो, मैं लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, गूगल खुद ही दिखा देता है। ये देखो मिल निकल गया ना सर, एनएसई में लिस्टेड है सर। ओके, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका स्टॉक प्राइस करंटली सस्ता चल रहा है, एक साल में 55 हाईएस्ट गया था, अभी स्लो में है। काफ़ी दिन मैंने इसको देखा नहीं, इसका करंट प्राइस क्या है, कभी देखूंगा तो बता दूंगा। ओके, तो आपको समझ में आया सर कि लिस्टेड और अनलिस्टेड का फर्क? गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक हो जाएगा, बट पब्लिक होने से ये लिस्टेड होगा ऐसा जरूरी नहीं। बट अगर लिस्टेड होगा तो पब्लिक हो ही जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली पब्लिक के पैसे से बिजनेस करेगा, है ना। जैसे नाइका, नाइका लिस्टेड हो रहा है ना, नाइका का स्टॉक लिस्टेड हो रहा है, ये तो नाइका लिस्टेड होने से पहले प्राइवेट था। नाइका का कंपनी का नाम क्या है, ई कॉमर्स का? एग्जैक्टली नाम नाइका नहीं है, नाइका तो ब्रांड नेम है, उसका एक नाम है ब्रांड, उसका कंपनी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो नाइका इतने दिन प्राइवेट था, बट अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गया ना, वो पब्लिक लिस्टेड हो गया अभी, ठीक है, पब्लिक कंपनी बन गया। हाँ, प्राइवेट कंट्रोल में रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट क्योंकि स्टॉक पब्लिक का है तो पब्लिक का स्टेक थोड़ा भी जाएगा ना तो पब्लिक कहलाएगा। ये है गवर्नमेंट कंपनीज, किसको बोलेंगे सर? गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में बोला है। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, 51% से कम नहीं होना चाहिए। किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हार्डको का एग्जांपल, एलआईसी का एग्जांपल, है ना। अभी आपको दिखाया हार्डको, एलआईसी, बहुत सारे हैं, सेल, भेल, वेनजीसी, खत्म नहीं, नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना। सुबह वाला जो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट करते हो, फाउंडेशन वाले या सीएस एंट्रेंस वाले, उनको पता है, ठीक है। पूरा महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना कंपनीज का लाइन भरा हुआ है, ऐसे बहुत नहीं है, बट जितना है सब सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि अभी आपको मैंने कुछ बंगाल का दिखाया, जैसे WBACDCL, जैसे कि हिडको, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट भी होता है, ठीक है। ये पार्टली सेंट्रल का है, पार्टली स्टेट का है। मेरे को अभी कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो शेयर कर सकते हो, जिसमें पार्टली सेंट्रल है पार्टली स्टेट है। करेंटली मेरे को रिमेंबर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर किसी को पता चले ये पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट कोई कंपनी, तो शेयर कर सकते हो सर। अच्छा, तो समझ में आ गया सर, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? एटलीस्ट 51% स्टेक गवर्नमेंट का होगा, खुद सेंट्रल का भी हो सकता है पूरा, स्टेट का भी हो सकता है पूरा, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन स्टेट का भी जॉइंटली भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है सर। ओके सर, व्हाट इज फॉरेन कंपनी? सर फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर वो लिस्टेड हुआ है। लिस्टेड मतलब आरओसी रजिस्ट्रेशन वगैरह इंडिया में नहीं है, बट उसका इंडिया में बिजनेस प्लेस है, हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। एग्जाम्पल जल्दी बोलो, लाइन लग जाना चाहिए जल्दी। इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, बट इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, फिजिकली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, और बताओ? अरे लाइन लग जाएगा, गूगल, एप्पल। सर एप्पल, फेसबुक, अमेजन, टेस्ला।
हाँ टेस्ला, लाइन लग जाएगा, लाइन लग जाएगा, ठीक है, भरा पड़ा है ठीक है। सर जूम कहाँ का है? जूम 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 या जोहो? जो हो तो इंडिया का है, जूम। जूम क्या है? जूम मीटिंग ऐप। जूम फॉरेन का है, यहाँ का नहीं है। वीडियो अमेरिकन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ये देख रहा है, ये इसका स्टॉक जो देख रहे हैं ना, ये यूएस डॉलर में दिखाई दे रहा है। दिस इज नॉट इन इंडियन Yes, स्टॉक sir. मार्केट, दिस इज नॉट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, दिस इज इन मोस्ट प्रोबेबली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होगा, मोस्ट प्रोबेबली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जूम वीडियो कम्युनिकेशन इंडिया का नहीं है। अगर इतना अच्छा वैसे वीडियो, लिखा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ लिखा था अमेरिकन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सैन जोस कैलिफोर्निया का है। ओके, तुमको जूम ही याद आया, अच्छा ठीक है तो बहुत सारे हैं सर, समझ में आ गया आपको। अच्छा, कॉन्डक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और एनी अदर मैनर, ठीक है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, हाँ इसमें थोड़ा ज्यादा चर्चा होगा। सेक्शन 8, सेक्शन 8, ये कंपनी क्या है सर? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में आते हैं, इनका काम है चैरिटी करना। सर कैसे चैरिटी? मंदिर मस्जिद वाला चैरिटी क्या? हाँ सर, उसमें भी मंदिर मस्जिद को भी ला सकते हो, बट दैट इज अ ट्रस्ट मोर, ठीक है, वो ट्रस्ट के हिसाब से ज्यादा काम करते हैं। बट कुछ कंपनीज बनता है सर जिनका काम होता है चैरिटी करना, ठीक है, बेसिकली ऐसा। Section 8 of the Companies 2013 deals with the formation of companies which are formed to promote the charitable object of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment. आप ऐसे किसी भी रीजन के कारण सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, ये जो भी प्रॉफिट करेगा सिर्फ ये सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए, ऑडी बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए नहीं, समझ में आया सब? पर्सनल लग्जरी के लिए नहीं, जो भी इसका डिटेल्स होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट ये सब ऑर्गेनाइजेशंस करता है, फंड मिलता है बेसिकली, जो सेक्शन 8 कंपनी का जो अकाउंट्स होता है ना, उसको बोलते हैं सर एनपीओ अकाउंट्स, कराया जाता है सर। सीए फाउंडेशन में भी है, मोस्ट प्रोबेबली इंटर लेवल में पढ़ा जाता है, सीए में, इंटर में, ठीक है। एनपीओ अकाउंट्स सीएस में भी मोस्ट प्रोबेबली है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी करेंटली, ठीक है। एनपीओ अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स, दैट इज बेस्ड ऑन इवन 11-12 में भी, 12 में मोस्ट प्रोबेबली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है ना सर? क्या रे? यस सर। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम, रिवेन्यू, एक्सपेंस। हाँ, सब्सक्रिप्शन मिलता है सर, चांदा, डोनेशन के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है इनको। तो जो भी मिलता है प्रॉफिट ही है उनका, लेकिन जो भी प्रॉफिट वो करेगा पर्सनल लग्जरी के लिए नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं सर। प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, ये कोई डिविडेंड नहीं देगा, लाभ का पार्ट किसी को बांटेगा नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगा। सम बिजनेस लेवल के डिस्कशन करें, फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया में बिजनेस डेवलप करें इसके लिए काम करता है। एसोचेम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काम करता है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब इन इंडिया, सीआईआई, दैट इज सीआईआई का फुल फॉर्म, ये भी इंडस्ट्रियल एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ एक बार चेक कर लो ना, सीआईआई इन बिजनेस, ठीक है। मोटा मोटी ये सिमिलर काइंड ऑफ है, ठीक है। इसका मेन काम है इंडिया में जो बिजनेस चलता है, इस बिजनेस का सपोर्ट करना, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो भी डिटेल्स है इनके, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वही मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे और भी है, मैं जस्ट कुछ नाम ही आपके सामने यूज किया, समझ में आ रहा है ऐसा? जैसे जो आईटी सेक्टर चलता है ना सर, उसके लिए चलता है नेस्कॉम, नाम सुने हो नेस्कॉम का? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इन इंडिया, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन, एडवोकेसी ग्रुप फोकस्ड मेनली ऑन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया में जो नेस्कॉम इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज चलता है इनका डिसीजन मेकिंग का कौन करता है? नेस्कॉम करता है। जो भी हाई लेवल डिसीजन होगा, क्या बिजनेस होगा, क्या बिजनेस नहीं होगा, इट्स फुल डिपेंड ऑन नेस्कॉम। देखो सर, यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा आपको, फिकी, एसोचेम, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, सीआईआई,
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये देखो गूगल आजकल आपके सामने ना सिमिलर कैटेगरी सब दिखा देता है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, आईसीटी एकेडमी, यूनेस्को, ये सब सिमिलर काइंड ऑफ है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, समझ में आ रहा है ऐसा? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब बिजनेस रिलेटेड था। यस सर। इसको लाइसेंस कौन बांटता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 8 allows the central government to register such person or association of persons as a company with a limited liability without the addition of words limited. liability limited है बट ये लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकता। लाइबिलिटी इनका लिमिटेड है। हाँ, ये सेक्शन 8 कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का जो फंड होगा उसी से लाइबिलिटी मतलब मीट किया जाएगा। अगर मार्केट में कुछ भी लोन वगैरह रहेगा, मतलब लाइक किसी भी सेक्शन 8 कंपनी का अगर मार्केट में कोई लाइबिलिटी होता है तो कंपनी के फंड से ही दिया जाएगा, किसी मेंबर के पॉकेट से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगेगा, तो इट्स लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। बट कोई सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के पीछे या आगे लिमिटेड वर्ड नहीं लगा सकता, प्राइवेट लिमिटेड नहीं यूज कर सकता तो इट्स नेम बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशन एज इट डीम्स फिट, ठीक है, नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपना एनपीओ बोल के लिख सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोल के, बट ये प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड अगर ऐसा लिखेगा ना बड़ा पेनल्टी है सर। The register shall on application register such person or association of person as a company under this section. On registration, the company shall enjoy the same privilege and obligation as of limited company. License छीन भी सकता है सर, revocation of license. The central government may by order revoke the license of the company if the company contravenes any of the requirement of the condition of the section subject to which a license is issued. मतलब जिस पर्पस में लिया था अगर पर्पस फुलफिल नहीं करेगा तो आपसे लाइसेंस छीन लिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देके भी छीन सकता है, बहुत सारा जगह है सर। पेनल्टी भी लग सकता है, बड़ा लंबा चौड़ा पेनल्टी है। एक्चुअली बहुत फ्रॉड करता है एनपीओ बना के, बड़ा संभाल के रहना, एनपीओ के नाम पे फ्रॉड बहुत चलता है। इफ ए कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स laid down in this section, the company shall without prejudice to any other action under the provision of this section be punishable with fine which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 1 crore, and the directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may be extend to 25 lakh rupees। मतलब मेंबर अगर गलत होगा पता चले तो 25,000 से लेके 25 लाख तक, 25 लाख तक पेनल्टी मेंबर्स का, और एनपीओ को 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का पेनल्टी लगाया जाता है, provided that when it is proved that the affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default is liable to action under section 447। फ्रॉड का सेक्शन है सर 447, ठीक है, कंपनीज लॉ में। समझ में आ रहा है सर? एक्चुअली कंपनीज ये सेक्शन का ना बड़ा फायदा लेते हैं, ठीक है, खुद को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट और इधर प्रॉफिटेबल काम करता रहता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है? फर्म फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आ जाओ, आर्ट्स को, साइंस को, रिलीजियन को, चैरिटी को, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को, स्पोर्ट्स को, जो करने के लिए आना है आ जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, बट जो पर्पस है वही करो, ठीक है, धंधाबाजी ना करो। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई। use its profit for the promotion of the objective for which it is formed, does not declare a dividend to members, operates under a special license from central government, need not use the word limited or private limited अपने नाम के आगे पीछे, and adopt a more suitable name such as club, chambers of commerce etc, जिससे ये लगे कि ये चैरिटेबल काम करेगा या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड काम करेगा। लाइसेंस रिवोक किया जाएगा, ठीक है, इफ कंडीशन कंट्रावेंट, और रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट इट टू कन्वर्ट्स इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम, या फिर वाइंड अप, या तो कंपनी बंद करने के लिए बोलेगा या फिर नाम बदलने के लिए बोलेगा। नाम बदलना मतलब नाम के आगे पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा देगा, और फिर जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है, तो फिर टैक्स वगैरह सब ले लेगा, ठीक है। एमलगामेट विद अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, हाँ ये एनपीओ किसी दूसरे कंपनी के साथ एमलगामेट हो सकता है सर। एमलगामेट मतलब जुड़ जाना, ठीक है, एमलगामेशन, मार्जर इस तरह का बोलते हैं, ठीक है, अकाउंट्स के थ्रू से होता है एमलगामेशन।
अमलगामेशन का मतलब दोनों कंपनी को मार्ज कर देना। जैसे एक सिंपल बोलते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया मार्ज किया ना सर, क्या बन गया? VI। VI, ठीक है, इस सिमिलर। लेकिन एक एनपीओ दूसरे एनपीओ के सर साथ तो मार्ज फिर हो सकता। हाँ बोलो। सर तो फिर कंपनी के साथ मर्ज होगा, मतलब अगर नहीं, दिल्ली के अगर साथ मर्ज होगा तो क्या होगा? कंपनी के साथ मार्ज होगा तो कंपनी हो जाएगा। क्या बात करता है? अगर लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मार्ज होगा तो प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। सिमिलर ऑब्जेक्ट बोला है ना, गधा वाला सवाल मत कर। सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब यस। एनपीओ के साथ ही मार्ज करेगा। जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है? जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जितना जरूरी है उतना दिमाग लगा। कैन कॉल इट जनरल मीटिंग बाय गिविंग ए 14 क्लियर डेज। अच्छा, ये जनरल मीटिंग बुला सकते हैं क्लियर 14 दिन का नोटिस देके, इंस्टेड ऑफ 21 डेज। नॉर्मल कंपनी के केस में जब आप लोग पढ़ोगे नोटिस का पूरा सेक्शन, एग्जीक्यूटिव लेवल में, फाइनल लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, तो वहां पर क्या होता है, नॉर्मल कंपनी का 21 दिन का होता है, बट एनपीओ के केस में 14 दिन का नोटिस देके मीटिंग बुलाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई, ठीक है? नीड नॉट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी नॉर्मल कंपनी में सब जरूरी होता है सर, ठीक है? नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये सब इंटर में डिटेल चर्चा होता है, फाइनल में डिटेल चर्चा होता है। पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल पॉइंट है। पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी, वो सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है, ठीक है? कंपनी नहीं बन सकता, बट एक पार्टनरशिप बिजनेस किसी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है, ठीक है? याद रहेगा, एलएलपी नहीं है सर, इसमें पार्टनरशिप है, नॉट एलएलपी। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो वाला पार्टनरशिप सेक्शन 8 का मेंबर बन सकता है। फॉर्मेशन, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेगा। नाम किस तरह का है? लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगेगा। अगर मार्केट में लोन है तो जितना मतलब एनपीओ के पास है उतना ही पेमेंट के लिए दिया जाएगा, विदाउट द एडिशन ऑफ व्हाट लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिएगा, बड़ा वाइटल पॉइंट है, एनपीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बेसिक लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट सच स्टेटस, ये सब एनपीओ का स्टेटस कौन दे सकता है? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर सीजी हैज डेलीगेटेड द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू आरओसी, उसको भी बोल सकते कि भाई आप कर दो। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस छीन भी सकता है अगर सेक्शन 8 का सेक्शन का जो रूल है वो कंट्रावेन करता है, मतलब रूल अगर पालन नहीं करता है, ठीक है? और इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन, कंपनी हैज टू यूज वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। जब लाइसेंस आपसे छीन लेगा ना, तो इसका मतलब यही है कि आपको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा के अब काम करना पड़ेगा। मतलब दुनिया वाले आपको अभी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानेगा, नॉन प्रॉफिट नहीं। सर सेक्शन 8 क्लियर? बोलो सर, बोलो, सेक्शन 8 क्लियर? Yes, sir. यस सर, यस सर। सर देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, डोरमेंट कंपनी। सर ये क्या है? सर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, आपके पास बिजनेस करने का सारा मतलब कॉन्सेप्ट है, लाइसेंस है, पेटेंट है, ठीक है? आपके पास कोई स्पेशल इन्वेंशन है, बट अभी बिजनेस नहीं करना है, फ्यूचर में करना है। जैसे आप लोगों को पता है ना, ये सुबह में बोल रहा था किसी क्लास में, क्या कार बना रहे जापान ने क्या कार बना दिया? अरे फ्लाइंग बाइक बना दिया, बाइक, है ना? फ्लाइंग बाइक है ना, ओरिजिनल फ्लाइंग बाइक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग बाइक। 5 करोड़ के आसपास का दाम है सर। क्या कंपनी का नाम है? जापानीज ऑटोमेकर ALI टेक्नोलॉजीज हैज रिवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग बाइक और होवर बाइक, ठीक है? क्या नाम है? XTUI RSMO लिमिटेड एडिशन, ठीक है? 100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है एक बार फ्यूल भरने से 40 किलोमीटर, जो मैं जितना मैं सुन रहा था। सर कहना क्या चाहते हो? सर इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि अगर इंडिया में भी आपके पास इस तरह का कोई इनोवेशन हो, आप फ्यूचर में कंपनी बिल्ड करना चाहते हो, तो आप इस पर्टिकुलर नाम पे, कोई एक पर्टिकुलर नाम पे अपना लोगो, कंपनी नेम, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रखो, ठीक है? वेबसाइट सब बना के रखो, बट आपको अभी नहीं करना है बिजनेस, आपका ट्रांजैक्शन अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा। तो जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक डॉर्मेंट कहलाओगे। क्या कहलाओगे?
क्या कहलाओगे सर? डॉर्मेंट। डॉर्मेंट। ओके, डॉर्मेंट कहलाओगे। जब होगा तब, जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा तब डॉर्मेंट नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल है। तो वेर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? अरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? अरे सर, ये जो होवर बाइक है ना, ये बाइक बनाना कोई आम आदमी का काम तो है नहीं, तो कुछ तो स्पेशलिटी होगा। तो इसका कोई नॉलेज है आपके पास, जिसका कॉपीराइट है आपके पास। ठीक है, कॉपीराइट होगा, पेटेंट होगा आपके पास, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। पेप्सी कोका कोला का फॉर्मूला और किसी के पास है क्या? तो आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को यूज करके आप फ्यूचर में बिजनेस करोगे, तो सब रजिस्टर्ड करके रख लो ताकि दूसरा कोई ना ले। समझ में आ रहा है साहब? अरे जैसे ये दुर्गा पूजा के टाइम पे थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे सर फैमिली के लिए। एक लेडीज ब्रांड है सर, आप लोग जानते हो, लेडीज लोगों को पता होगा, ऑरेलिया, नाम सुने हो ना सर? है ना? तो वेरी फेमस लेडीज ब्रांड। ठीक है, स्पेशली कुर्ती, सलवार, चूड़ीदार, ये सब में बड़ा फेमस हुआ है। तो जस्ट मैं एक बार आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर ये ऑरेलिया का जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, इसका ना जितना सारा इसका ड्रेसेस होगा ना, इसमें ना एक डिजाइन बना हुआ है। सीरियसली, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लिया ये सब काम करते करते। तो ये डिजाइन पे ना इनका पेटेंट बना हुआ है। ये जो स्पेशल डिजाइन है ना, ये डिजाइन जो भी आप देख रहे हो ना इसके अंदर, इस पे पेटेंट बना हुआ है। मतलब कोई दूसरा कंपनी अगर सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन बनाएगा तो ऑरेलिया उस पर क्लेम करेगा। सीरियसली, हम मजाक नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिजाइन आप खुद बनाए हो और ऐसा डिजाइन इससे पहले किसी के पास नहीं है, तो वो डिजाइन आप क्या कर सकते हो, उस डिजाइन को आप बुक करके रख सकते हो, पेटेंट करके रख सकते हो, कॉपीराइट बना के रख सकते हो। नॉर्मली कॉपीराइट मूवीज, किताब वगैरह का होता है, स्पेशल डिजाइन वगैरह का पेटेंट होता है सर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सर। समझ में आ रहा है ऐसा? ऐसे नॉट जस्ट ऑरेलिया, ऑरेलिया तो जस्ट एक एग्जांपल है, रंगमंच वगैरह बहुत सारा फेमस ब्रांड है। तो मैं थोड़ा सा मैम के लिए घर में और बाकी लोगों के लिए थोड़ा देख रहा था, तो तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ नज़र आया। और एक्चुअली एक जगह में लिखा हुआ था, दैट्स अ पेटेंटेड बाय ऑरेलिया, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी कुछ नहीं करोगे, फ्यूचर में करोगे, बट आप आपका डिजाइन, आप आपका कॉन्सेप्ट को बुक करके रख सकते हो ताकि कोई चोरी ना कर ले। समझ में आ रहा है साहब? समझ में आ रहा है साहब? बोलो। यस सर। जैसे मेरे एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत शौक से कभी कभी वेबसाइट बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक मेरे घर पे एसी का काम करने आता है, तो क्योंकि मैं खुद का वेबसाइट भी थोड़ा बहुत बिल्ड कर लेता हूँ, तो वो मेरे को एक दिन बोला कि भैया मेरा वेबसाइट बिल्ड कर दोगे? तो उसका एक ऐसे है एयर कूलिंग सेंटर बोल के कुछ नाम है उसका, उसका पहले से ही चूज़ किया हुआ था। तो मेरे को बोला कि सर भैया मेरा मेरा वेबसाइट बना के दो ना। तो मैं बोला तेरा वेबसाइट बनाएगा? बोला हाँ भैया। तो बोला ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा सा हेल्प करके बना दिया। ठीक है, तो ये वेबसाइट, वो उसका बिजनेस अभी भी चालू नहीं हुआ, तो वो एक्चुअली उसका सिर्फ .in था, तो मेरे को बोला .in पे करने के लिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा .in पे बना दिया। उसके बाद .com पे भी वो बोला कि सर .com पे भी बना दो, तो उसके बाद मैंने .com पे बनाया। तो ये .in वाला था, कि .in किसी और ने पहले बनाया था, तो बाद में मेरे को बोला आप इसमें थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक कर, तो मैंने थोड़ा ठीक कर दिया, और फिर .com का भी डोमेन मेरे से बुक करके रखा। एसी का काम करता है सर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर लगता है कि आपका बिजनेस बड़ा पॉपुलर है और कोई छीन सकता है, तो आप क्या करोगे, जितना सारा चीजें सब बुक करके रखो। ठीक है, कि ताकि कोई दूसरा नहीं मतलब ले ना ले। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब ढेर सारा लाइन लग जाएगा। ओके, तो डॉर्मेंट कंपनी ऐसा हो सकता है कि आप आज वेबसाइट बुक करके रखो, कभी फ्यूचर में आप काम स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपके ऊपर है। तो इनएक्टिव कंपनी क्या होता है सर?
फिर इसका क्या हो गया? डॉर्मेंट पे और इनएक्टिव में थोड़ा फर्क होता है सर. Inactive means a company which has not been carrying on any business or operations or has not made any significant accounting transactions during the last 2 financial years. मतलब आपका कंपनी शायद चालू हो गया था बट लास्ट 2 साल से आपका बिजनेस किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया, या फिर हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फॉर्म नहीं किया, एनुअल रिटर्न नहीं भरा 2 साल से, तो आपको इनएक्टिव कहलाया जाएगा. तो सर डॉर्मेंट और इनएक्टिव में समझ में आ गया सर. सेक्शन 455 डॉर्मेंट एंड इनएक्टिव में डिफरेंस. डॉर्मेंट मतलब वो जो अभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, उसको डॉर्मेंट स्टेटस दिया जाए. মানে সেই ব্যাংক সেক্টরে যেসব ডরমেন্ট যেটা ইউজ করে ওটা কি এটাই সেম? बैंक सेक्टर में डॉर्मेंट क्या यूज करता है वो? স্যার আমি মানে আমার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল এসবিআই তে, ওটা অনেকদিন ইউজ না করে করে মানে ইউজই করা ছিল না, তো অনেকদিন हाँ, तो পরে वो डॉर्मेंट हो गया, मतलब अनयूज्ड हो বললো गया. ওটা ডরমেন্ট আন্ডারে চলে গেছে, ওটা কেওয়াইসি করে আবার ফেরাতে হবে। एग्जैक्टली मतलब वो एक्चुअली अनयूज्ड हो गया. लेकिन कंपनी थोड़ा अलग बोलता है यहाँ पर. एग्जैक्टली डॉर्मेंट उसी पर्पस में भी यूज किया जाता है इंग्लिश में, बट यहाँ पर थोड़ा फर्क कर दिया कंपनीज एक्ट. डॉर्मेंट उसको बोल रहे हैं कि जो अभी भी कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस रजिस्टर करके रखा, ठीक है, बस उसमें किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ बिजनेस लेवल में. और इनएक्टिव उसको बोल रहे हैं कि जिसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुका था बट लास्ट 2 साल से उसका कुछ नहीं चल रहा है, 2 साल से सब बंद है, तो उसको इनएक्टिव बोल रहे हैं. तो देयर इज अ थिन लाइन इन कंपनीज केस, डॉर्मेंट और इनएक्टिव कंपनी में. ठीक है. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या आ सकता है सर? पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू द रजिस्टर. आपने रजिस्टर को फीस मतलब मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, ठीक है, अदर देन मतलब सिग्निफिकेंट में क्या क्या आ सकता है? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब आपने रजिस्टर को फी दिया उसको छोड़ के कुछ और. पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट का कुछ रूल्स रेगुलेशंस के लिए. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट. पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, इसको छोड़ के कोई और खर्चा अगर आप करते हो तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है. जैसे कि कैपिटल आना, बिजनेस के लिए कुछ परचेज करना, दैट इज सिग्निफिकेंट. बिजनेस लाइक, बिजनेस टाइप में होना चाहिए. ओके सर. सर देयर इज ए काइंड ऑफ कंपनी नेम निधि कंपनी. सर ये कौन है निधि? किसी लड़की का नाम लग रहा है ना सर? हाँ, ऐसा लग रहा है किसी लेडीज नेम है निधि, ऐसे होता है निधि नाम, बड़ा फेमस नाम है. तो निधि कंपनीज का मतलब क्या होता है? सर निधि कंपनीज का मतलब होता है कि एक तरह का ऐसा कंपनी है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बोलते हैं इसको, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. सेक्शन 406 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रखा गया है. पहले भी था बट इसको बाद में और मॉडिफाई किया गया. तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मतलब जो इनका मेंबर बनेगा वही यहां से पैसा विड्रॉल कर सकता है, उन्हीं को लोन दिया जाएगा, ओनली मेंबर्स को, आउटसाइडर्स को नहीं. इट्स अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, इट्स अ टाइप ऑफ एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के एग्जांपल दोगे? हाँ सर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सारा है. जैसे कितना नाम है सर? जैसे मान के चलो ना, एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, हाँ सर, फिर आपका एचडीएफसी फाइनेंस, जो बैंक नहीं है, ठीक है, जिसके नाम के पीछे बैंक नहीं लिखा, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस, नाम तो सुने होंगे. अरे Yes, sir. तो एक्चुअली दिस इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस कंपनी, बट वो सिर्फ उसी को फाइनेंस करता है जो उसका मेंबर बनता है. सिर्फ उसी को फाइनेंस करता है जो उसका मेंबर बनता है. याद रखिएगा सर. मेरा बोर्ड प्रॉब्लम करना चालू कर दिया. तो निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट ये मैक्सिमम हमारे देश में तमिलनाडु में दिखा जाता है सर. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस पे भी. इंडिया में ज्यादातर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा निधि कंपनीज देखा जाता है. ऐसे अगर आप निधि कंपनीज का लिस्ट देखना चाहते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके निधि कंपनी का पूरा लिस्ट निकाल सकते हो. ठीक है, विकी में भी देखो. निधि कंपनी इज ए टाइप ऑफ कंपनी इन इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स recognized under section 406 of the Companies Act 2013. Their core business is borrowing and lending money between their members. They are also known as permanent fund benefit funds and mutual benefit fund, not mutual fund, या फिर mutual benefit company. ठीक है, they are called निधि कंपनी. ठीक है, अगर आप निधि कंपनी का लिस्ट देखना चाहोगे
तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके आप लंबा लिस्ट देख सकते हो। दिस इज द लिस्ट सर, देख रहे हैं सर? ये देखो आपको मैक्सिमम साउथ का एड्रेस मिलेगा, कोलकाता उड़ीसा साइड का भी कुछ मिल जाएगा, बट दिस इज कॉल्ड निधि कंपनीज। ऑलमोस्ट 270 निधि कंपनीज दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखो पौडुचेरी, कोयम्बटूर, ठीक है, ज्यादातर आपको काकीनाडा साउथ का दिखेगा। तमिल में बहुत फेमस है निधि कंपनीज। समझ में आ गया सर? निधि। यस सर। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 72, ये लाइक आप लोग जानते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, बट पब्लिक से पैसा लेते हैं, मार्केट में पैसा डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रीपिल, इसी का एक पार्ट को बाद में एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किया गया। Institutions notified by the central government under section 4A subsection 2 of the Companies Act 1956. Such other institution as may be notified by central government in consultation with the Reserve Bank of India, जो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम पे जाना जाता है, या फिर इनको DII भी बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। Conditions for an institution to be notified as PFI. No institution shall so notified unless it has been established or constituted by any central or state act. अगर वो सेंट्रल और स्टेट एक्ट के आधार पे नहीं बना है तो उसको आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर पे नहीं बना है तो। मतलब प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 वाला, ठीक है। अगर वो कंपनी, जैसे बहुत सारा चिट फंड कंपनीज इलीगली बन जाता है विदाउट एनी एक्ट, ठीक है, बोलता है कि हम फंड आप जमा करो बाद में दे देंगे, शारदा रोज वैली टाइप्स जो बंगाल में बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम पे लूटमार चलता रहता है हमारे देश में। तो पब्लिक को इतना जागरूकता होना चाहिए, इतना कंसियसनेस होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और कौन सा इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। एस्टैब्लिश और कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट बहुत जरूरी है। एंड एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय स्टेट होने से भी चलेगा, तभी जाके उसको आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो। अदरवाइज वो किसी भी तरह का पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। निधि कंपनी भी इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ था, बट निधि कंपनी पे बड़ा कंट्रोल आ गया, ठीक है। निधि कंपनी में भी बड़ा प्रॉब्लम था, बट निधि कंपनी कंट्रोल हो गया, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया। लेकिन निधि को भी इतना ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करता। बट साउथ इंडिया में एक बहुत पुराना चलता है, ठीक है, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट साउथ में बहुत पुराना है, इसलिए साउथ में आज भी है, ठीक है। जैसे कोलकाता में भी आपको निधि कंपनीज दिखेगा, लिस्ट है, आप अगर बोलोगे तो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन में जाके भी ले सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे सर कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है। मतलब किसी को अगर कंपनी बनाने का इच्छा है अपना या फिर किसी और के लिए, क्योंकि आप लोग कौन हो, एडवाइजर बनोगे, तो कैसे कंपनी फॉर्म होता है, क्या फॉर्म भरना पड़ता है, कहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या बताओगे। एक कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत बड़ा काम होता है, ये सब काम में बड़ा ज्यादा काम करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज ये सब चीज में, स्पेशली CS एंड एज वेल एज CA में, बोथ सभी कोई करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, क्या क्या डिटेल्स लगता है, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो ये था लंबा डिस्कशन ऑन कंपनीज एक्ट, कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज में। अभी भी बेसिक में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बाकी है सर, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। बोलो, कोई क्वेश्चन है सर किसी को, बोलो सर। क्या रे, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस। ओके, ठीक है। आप लोगों का दिमाग गुम हो जाता है ना इतना सारा चीज सुनने के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, फिर बाद में रिवीजन कर लेना, ठीक है सर। ओके, गुड नाइट, फिर टाटा। गुड नाइट सर, बाय। ओके, टाटा, बाय सर। थैंक यू बाय सर, बाय, थैंक यू सर।